काफ़ी टाइम से मेरा एक सपना था कि मैं किसी ऐसे इंसान के साथ पॉडकास्ट करूं जो इंडियन आर्मी में सर्व कर रहा हो, देश के लिए कुछ कर रहा हो। और बहुत सारे पॉडकास्ट मैंने देखे और आपका पॉडकास्ट मेरे वॉल पे आया, यूट्यूब के मेरे टाइमलाइन पे आया और मैंने देखा और मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि वहाँ पे बातें हो रही थी बहुत डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे। और फिर जब मैंने आपके बारे में पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि आपने आर्मी में काम तो किया ही है, उसके बाद से आप सुप्रीम कोर्ट में भी हो। करेक्ट। तो आर्मी में केसेस क्या क्या आते हैं, किस किस तरह की वहाँ पे इश्यूज लोग फेस कर रहे हैं, क्या वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। जैसे हम अक्सर बातें करते हैं कि इंडियन आर्मी में क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, हर कोई देशभक्त की बात करता है कि आप तारीफ़ करो, लेकिन मेरा हमेशा से ये मानना है कि जब भी कोई भी चीज़ होती है उसमें प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। और जब तक हम उसका रेट्रोस्पेक्ट नहीं करेंगे, जब तक उस चीज़ को अच्छे से समझेंगे नहीं, तब तक हम उसे और इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो इंडियन आर्मी में है, बहुत सारे लोग बहुत सारे इश्यूज फेस कर रहे हैं और इस पे बीच बीच में वीडियोस भी आती रहती हैं, रील्स भी वायरल होती हैं। उसमें भी दो गुट में लोग बढ़ जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये फालतू की बात कर रहा है, कुछ लोग कहते हैं देशभक्ति में ये सारी चीज़ें नहीं देखी जाती हैं। तो मैं थोड़ा दूसरे साइड में हूँ। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लाइमलाइट में आना चाहिए ताकि हम उससे सुधार सकें। और एक जो आर्मी पर्सन जो देश के लिए लड़ रहा है, जो खड़ा है बॉर्डर पे, ताकि हम यहाँ पे सेफ रह सकें, आराम से सो सकें, उसको किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उसके साथ हमेशा सही होना चाहिए और जो भी चीज़ें वो डिज़र्व करता है उसे मिलनी चाहिए। करेक्ट। तो स्वागत है मेजर कविश आपका द डिकोड शो पे। कैसे हो आप? थैंक यू। मैं बहुत अच्छा हूँ। आपने जो बात कही उसमें से मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आर्मी में कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इम्प्रूवमेंट का जिनमें स्कोप है। मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। दे हैवीली आउटवे एंड आउट नंबर द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी इम्प्रूव्ड। ऑब्वियसली एनीवन नोज दैट इट इज़ अ मोस्ट डिसिप्लिन्ड फोर्स। एक्चुअली इंडिपेंडेंस के बाद से हम इतने कंफर्टेबल हैं ना, इट इज़ मोस्टली ड्यू टू दी आर्मी एंड नेवी एंड एयरफोर्स, एंड ऑल्सो येस ड्यू टू आर पैरामिलिट्री फोर्सेज एंड यूनिफॉर्म्ड फोर्सेस। दे आर डूइंग अ फैंटेबुलस जॉब। हम लोगों ने ना कभी वॉर, एक्चुअली हम लोग मतलब हम सिविलियंस ने, अब मैं भी सिविलियन कैटेगरी में हूँ, हम लोगों ने कभी प्रॉपर वॉर देखी नहीं है। वॉर मतलब कि व्हेन a country's army or armed forces are invading and they have entered into the mainland territory. Okay. When things happened in the Second World War or First World War, or even normal this Russia-Ukraine war, where war is not just limited to the border areas. जब आपके मेन शहरों में लड़ाई चल रही है, सपोज दिल्ली में लड़ाई चल रही है, अच्छा, let us say, Okay. obviously it is not happening because our armed forces have been doing a fabulous job. Let us say दिल्ली में bombs drop हो रहे हैं, पाकिस्तान और whichever other country is doing this, वो वाली सिचुएशन हमने कभी देखी नहीं है। इसलिए आम जनता को फौज की क्या इंपॉर्टेंस है वो शायद उस चीज़ को ओवरलुक कर जाते हैं। हाँ, हमारे जो जाबाज सिपाही होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं आर्मी नेवी एयरफोर्स के, वो 24 घंटे 365 दिन बॉर्डर पे तैनात रह के देश की सुरक्षा करते हैं। बिल्कुल। ये बात आप एज अ सिविलियन, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू और एनी सिविलियन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट दैट अगर मान लीजिए मैं आपको कहूँ कि आपकी दिवाली पे कोई प्रॉपर छुट्टी नहीं है, आपको जो नॉर्मल दिन काम करना है वही आपको दिवाली वाले दिन या होली वाले दिन या क्रिसमस वाले दिन या न्यू ईयर वाले डे, यू आर डूइंग जस्ट द सेम ड्यूटी। आर्मी में ऐसे बहुत लोग हैं जिनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता संडे होने से, या कोई नेशनल हॉलीडे या गांधी जयंती या 26 जनवरी या दिवाली होली एट्सेट्रा, बिकॉज दे आर स्टिल डूइंग दैट ड्यूटी। लेट अस से, ये तो ऑब्वियस बात है, जो बंदा ड्यूटी पे है, जो बंदा बॉर्डर गार्ड कर रहा है या जो कोई सेंट्री पोस्ट पे है, कोई पोस्ट गार्ड कर रहा है, उसके लिए तो ऑब्वियसली कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज ही विल कंटिन्यू टू डू द सेम ड्यूटी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्लोज हॉलीडे है या नेशनल हॉलीडे है। बट देयर इज़ अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल हु आर ऑल्सो कंटिन्यूइंग ऑन ड्यूटी, हु आर नॉट इवन गार्डिंग पोस्ट्स। फॉर इंस्टेंस, कुक्स इन द आर्मी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे कुक्स को उस दिन इन्वॉल्व होना पड़ेगा, बट देयर विल बी सम कुक्स बिकॉज सी द आर्मी और द आर्म फोर्सेज आर सेल्फ कंटेंड ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे कुक भी इंटरनल हैं, हमारा इलेक्ट्रिसिटी का काम या हमारा जो हमारा इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है वो भी इंटरनल है। कार मेंटेनेंस इज इंटरनल। सो लेट अस से यू आर अ कुक और यू आर अ ड्राइवर और यू आर अ वेटर, यू आर सर्विंग फूड ऑन संडे इवनिंग। इफ़ यू आर अ ड्राइवर, अगर मेरे को याद है मैं एक दिन अपना छुट्टी काट के उस दिन लौटा था जिस दिन दिवाली थी, मेन बड़ी दिवाली जो होती है, तो नेक्स्ट डे इज़ अ ऑफिस फॉर मी।
तो एक बंदा जो मुझे ड्राइवर जो गाड़ी ड्राइव करके लाया, ही इज़ इन मिलिट्री ड्यूटी, वो अपनी यूनिफॉर्म पहन रखा है, उसके साथ में जो बंदा को ड्राइवर बैठा है, ही इज़ ऑल्सो ऑब्वियसली ऑन ड्यूटी। उसमें उन पे वो पूरे जो मिलिट्री कंडीशंस हैं वो लागू होती हैं, दे आर कम्प्लीटली अंडर मिलिट्री डिसिप्लिन। उनको उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा कि उस दिन दिवाली है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू पे होमेज एंड वी हैव टू सल्यूट एवरी फौजी serving or retired in this nation. We have to understand what immense contribution has been made by them. It is not just a job. It's not just a 9 to 5 job or a 10 to 6 job or even a 24-hour job. It is not just a job. It is mostly a passion. जो भी बंदा फौज में आता है वो एक जुनून, एक जज्बे, एक पैशन के साथ आता है। उसको ये है कि मुझे अपनी मातृभूमि की सुरक्षा करनी है, मुझे वो वर्दी पहननी है। आई हैव टू मेक माई कंट्री प्राउड, आई हैव टू मेक my home, my city, my village proud. I have to become an example for my friends and people who are younger than me. Okay. So this is the kind of mindset which a soldier comes with. Now जो आपका question था, so what we have to ensure is that when someone is coming to serve his motherland. सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगा। सबसे पहले तो समझते हैं कि इंडियन आर्मी इतनी अलग क्यों है। मतलब इंडियन आर्मी की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में बेस्ट आर्मीज की अगर बात की जाए कि सबसे अच्छी सेना किसके पास है, तो इंडिया का नाम उसमें आता है। तो इंडियन आर्मी में क्या ऐसी अलग बात है जो इसे डिफरेंट बनाती है? हमारा जज्बा। ओके, सी इंडियन कल्चर आप देखें, पता नहीं हजारों सालों से इंडियन स्पिरिट इज वेरी डिफरेंट। ओके, इंडिया इज ऑब्वियसली द ओल्डेस्ट, द मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, irrespective of whatever the West has been saying. India is certainly the oldest civilization. इसका बहुत written evidence है, चाइनीज़ philosophers ने भी लिखा हुआ है, बहुत वेस्टर्न philosophers ने भी लिखा हुआ है। अगर कोई वेस्टर्नर्स आके इंडिया की फिलोसफी की बुराई करते हैं तो दैट डज नॉट मीन दैट, और इंडियन कल्चर या ट्रेडिशंस की बुराई करते हैं, दैट डज नॉट मेक देयर कल्चर or their history more ancient than ours. In fact, America was discovered only because some people were trying to come to India. वो अपना रास्ता भटक गया and then America was discovered. Right. India was already thousands of years old. तो अब जो what is the Indian mindset? What is the Indian mentality? It is always, जो हमारा फौज का जो मोटो होता है, सर्विस बिफोर सेल्फ, वो इंडिया का पता नहीं कितने हज़ारों सालों से वो मोटो है। इंडिया मतलब भारत में अगर आप हिंदू हैं या आप और कोई और धर्म के भी, बट मोस्टली जो हमारा सनातन धर्म जो हिंदू धर्म है, उसमें अपने आप को सैक्रिफाइस करने का, पेशेंस का, हमारा मेन जो हमारा बेसिक डीएनए है किसी इंडियन का, वो क्या है? सैक्रिफाइस हम किसी इस चीज़ के लिए कर रहे हैं जो चीज़ मेरे से बड़ी है। मेरी मातृभूमि मेरे से बड़ी है, इसलिए मैं अपनी मातृभूमि पे अपनी जान लुटाऊंगा, मैं अपनी पर्सनल लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ करूंगा, सैक्रिफाइस करूंगा, मैं खुद कष्ट झेलूंगा जिससे कि मेरी मातृभूमि सेफ रहेगी। ठीक है, दिस इज़ इन आवर डीएनए, इन माय अंडरस्टैंडिंग। पेशेंस, हम जो हमारे साधु महात्मा तपस्वी होते थे, दे आर कितनी स्टोरीज बच्चे ने सुन रखी हैं कि कोई साधु महाराज ध्यान तपस्या में बैठे, वो कई सालों तक बैठे रहे, उनके सिर पे आके पक्षियों ने घोंसले बना दिए, सांप उनकी बॉडी पे लौट रहे हैं, आसपास पेड़ पौधे उग गए, दे आर वो ध्यान में लीन हो रखे हैं। पेशेंस, आई हैव टू रियलाइज गॉड एंड आई एम वेटिंग इन पेशेंस, व्हेन विल गॉड come to me. This is one of our virtues. Then we have this virtue of bravery, of courage. ठीक है, कि हमें बहुत हौसला है, बहुत धैर्य है, हम अपने आप को, मतलब life is almost secondary for us. Primary thing is my principles, my something which is bigger than me, something which is larger than me. I have to live for that, whether I may live or I may die. So जब इतना जज्बा है, इतना जुनून है, इतना करेज है हमारे अंदर, ऑब्वियसली इंडियन आर्मी विल बी द बेस्ट। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, यूनाइटेड नेशंस में बहुत प्रशंसा होती है हमारी। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में हमारा क्या कंट्रीब्यूशन था सबको पता है। हाँ, इवन व्हेन वी वर सपोर्टिंग द ब्रिटिश, ये बात बहुत, इट इज़ वेल नोन, ब्रिटिश आर्मी सक्सीडेड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर्स एंड वॉट एवर अदर टाइम्स substantially due to a huge contribution given by the Indian Army. Even while they were ruling us, we were, for whatever reasons, we supported them, which is a very controversial topic. I will not delve into that. But we are so much, willing to sacrifice ourselves, to, let go of personal comfort and convenience. Correct. Because of which, obviously, मतलब जिस इंसान को लगता है कि यार मेरे को अपनी जान से ज़्यादा बड़ी चीज़ और कुछ है, तो वो अपनी जान को लुटाएगा। सो अभी करंट के इश्यूज़ की अगर हम बात करें तो आर्मी में जो करंट इशू है, क्योंकि आप
डेफिनेटली आप एडवोकेट हो, आप लॉयर रह चुके हो आर्मी में, तो आपको सबसे ज़्यादा इस चीज़ की समझ होगी कि क्या दिक्कतें हैं, किस तरह की चीज़ों को लीगल तरीके से, क्या चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है आर्मी में। तो वो क्या ऐसे इश्यूज़ हैं जो सबसे ज़्यादा कॉमन है? See, I'm a lawyer, and a lawyer gets to see all the things which are unpleasant and which are bad or which are crimes. राइट। अगर कोई डॉक्टर होगा, उसके पास पेशेंट आएंगे, उसको बीमारी की ही वो बात करेगा। मैं लॉयर हूँ, तो मैं इसीलिए कुछ प्रॉब्लम्स जो मैंने देखी हैं, जो मेरे पास रोज़ कम से कम 10 लोगों के कॉल्स आते हैं, ठीक है। ऑफिसर्स, जवानों के, उनके अलग अलग तरीके की लीगल इशूज़ हैं। कोई पुलिस वाला है, वो क्रिमिनल से डील करेगा, वो उसी चीज़ की बात करेगा। दैट इज़ वाई आई टॉक अबाउट दीज प्रॉब्लम्स विच आर हैपनिंग देयर, एंड बिकॉज दीज प्रॉब्लम्स आर बीइंग हाईलाइटेड टू मी नाउ, people keep bringing new issues to my attention. Obviously, I've seen many of those issues and I've lived with them. I have, served for 10 years with those issues. What are the major issues? Major issues, अच्छा, इसमें एक और issue ये है, one aspect to the army life is that if you are a soldier, अगर आप एक जवान हैं, आपको ऑलमोस्ट सारी जो फैसिलिटीज़ हैं या आपको जो सारी सर्विसेज हैं, वो आपको इन हाउस मिल जाएंगी। सारी ठीक है। सर्विसेज मतलब जैसे मान लीजिए, अगर आपको खाना खाना है, आपको इन हाउस आपकी एक मेस है, ठीक है। कई कई जगह ब्यूटी पार्लर हैं आर्मी में। एक अपनी दुनिया है छोटी सी। हाँ, मतलब एक अपना छोटा सा कैंपस है, Right. या बड़ा भी, बहुत बड़े बड़े भी हाँ। कैंपसेस हैं, उसके अंदर काफ़ी हद तक फैसिलिटीज आर अवेलेबल। देयर आर मेनी मेनी थिंग्स व्हिच आर नॉट अवेलेबल आल्सो, बट दैट इज अ डिफरेंट मैटर। आपको डॉक्टर चाहिए, आपको आर्मी में मिल जाएगा, ठीक है। आपको इलेक्ट्रिशियन चाहिए, आर्मी मिल जाएगा। प्लम्बर, आर्मी मिल जाएगा, ठीक है। आपको मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको बार चाहिए, वो भी मिल जाएगा। कुक चाहिए, वो भी मिल जाएगा। आपको एनी टाइप ऑफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर चाहिए, आर्मी में मिल जाएगा, ठीक है। आपको क्या नहीं मिलेगा, वॉट यू विल नेवर गेट इज लीगल सर्विसेज। आपके अगर आर्मी में इश्यूज हैं, लेट अस से यू आर फेसिंग अ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, यू आर फेसिंग अ कोर्ट मार्शल, and the organization is against you, organization has held you in the position of a culprit or in the position of an accused, then you have no assistance available from the organization, and it is fair, because जब अगर आपने आर्मी के खिलाफ कोई अपराध किया, then why should the army provide you assistance for that? हालांकि ये भी डिबेटेबल है, क्योंकि सिविल स्ट्रीट में अगर देखा जाए, तो अगर कोई अक्यूज होता है एंड ही इज़ एन अक्यूज पर्सन अगेंस्ट द स्टेट, तो स्टेट उसे फ्री में लॉयर भी देता है, अगर वो इंडिजेंट पर्सन होता है तो, मतलब अच्छा। अगर वो गरीब होता है, वो उतना पैसा अगर नहीं अफोर्ड कर सकता है। लेकिन खैर आर्मी में ये नहीं है। बट एनीवे, पॉइंट इज, अगर उसकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी है, तो उसके पास लीगल सर्विसेज का कोई स्कोप नहीं बचता है। लेट अस से, आई विल गिव यू अ पर्सनल एग्जांपल, मेरे पास इस तरीके के रोज केसेस आते हैं। लेट अस से यू बिलोंग टू चेन्नई, और आप पोस्टेड हैं कश्मीर में, एनीवेयर। आपके घर पे जो पड़ोसी हैं, दैट पड़ोसी इज़ हैरेसिंग योर फैमिली फॉर वॉट एवर रीज़न। ऐसे बहुत केसेस होते हैं। या वो आपका कोई लैंड का डिस्प्यूट है, लेटर से कोई गली है, बीच में कोई रास्ता जा रहा है, वो पड़ोसी कह रहा है ये मेरा रास्ता है, तुम इसमें नहीं आ सकते, वो कह रहा है कि नहीं, हमारे घर वाले भी यहीं से जाएंगे, तो उस बात पे विवाद चल रहा है। अब वो, सी, योर यंग मेल अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, दैट इज़ दैट फौजी, दैट जवान, और दैट ऑफिसर ऑल्सो इज पोस्टेड इन कश्मीर। वहाँ पे ठीक से फ़ोन का इंटरनेट का नेटवर्क ही नहीं आता, वो क्या अपने घर वालों की जाके हेल्प कर लेगा? नाउ इफ़ ही नीड्स अ लॉयर, आर्मी इज़ नॉट एबल टू प्रोवाइड एनी लॉयर टू हिम। अच्छा। ठीक है, उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स के लिए फौज कोई लॉयर नहीं देती, और वो काफ़ी हद तक मेरे ख्याल से ठीक भी है, क्योंकि हाउ कैन द आर्मी, वी हैव अ स्मॉल लीगल डिपार्टमेंट, हाउ कैन वी बी केटरिंग टू पर्सनल प्रॉब्लम्स ऑफ लैक्स ऑफ फौजीज, right? But we have a huge medical setup, and we are catering to personal medical issues also. Those medical issues which are coming even without being attributable to military service. Let us say कि आप स्मोक बहुत करते हैं, आपको तो आर्मी ने नहीं कहा कि आप सिगरेट फूंको, राइट। आप दारू बहुत पीते हो, आपको फौज ने कंपेल तो नहीं किया, ठीक है, आप अपनी मर्जी से पी रहे हो, आपकी गलती है, इनफैक्ट दैट इज़ अ क्राइम सेपरेटली, बाय द वे। लेकिन अगर आप ज़्यादा लिकर में इंडल्ज कर रहे हैं, या अगर आप सिगरेट पी रहे हैं, या आप तालाब भुना खा रहे हैं, आप कुछ भी गलत काम कर रहे हैं, उसकी वजह से आपकी हेल्थ ख़राब हुई, पहली बात तो आप गलत काम कर रहे हैं, यू आर मेकिंग योर सेल्फ अनफिट फॉर द इंडियन आर्मी, मेंटली एंड इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली, ऑल्सो फिजिकली ऑब्वियसली, राइट। लेकिन फिर भी आपको पूरी तरीके से मेडिकल कवर मिलेगा आर्मी से। आई मीन योर एंटायर मेडिकल ट्रीटमेंट विल बी डन फ्री ऑफ कॉस्ट बाय द आर्मी एज लॉन्ग एज यू आर इन सर्विस। लेकिन अगर आपका कोई लीगल इशू किसी भी प्रकार का आ रहा है, तो आपको आर्मी की तरफ से कोई भी सुविधा अवेलेबल नहीं है, ओके। ऑफिशियली और इवन अनऑफिशियली भी नहीं मिल पाती है, ठीक है।
क्योंकि जैसे हम जो जैग ऑफिसर्स होते हैं, कुछ लोग आके हमसे ये बात पूछते थे, तो वी आर नॉट विलिंग टू आंसर this kind of queries because it is not in my charter of duties to do this. And I have 100 other files pending. मेरे कल हाई कोर्ट में 10 केसेस लगे हुए हैं. Why will I waste my time on your case? वो मेरा ड्यूटी का पार्ट नहीं है. फिर मेरे से कोई बोलेगा कि यार तुम उस बंदे की पर्सनल लाइफ में क्यों इन्वॉल्व हो रहे हो, राइट? ठीक है. तो दिस इज अ ह्यूज lacune, this a huge area in which there are no services available. वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है. आई एम ट्राइंग टू गिव लीगल सर्विसेज एट वेरी अफोर्डेबल रेट्स टू एनी फौजी, क्योंकि उनके पास वो ऑलमोस्ट ज़ीरो सर्विसेज आर अवेलेबल राइट नाउ. अब ये इंटरनेट जब से थोड़ा पॉपुलर हुआ है पिछले 10-15 साल से, तब हाँ कि कुछ फौजी बंदे इंटरनेट पे आके देख सकते हैं. लेकिन अब उसमें समस्या ये है, आप इंटरनेट पे डालेंगे, आपको अच्छा मान लीजिए आपका डिवोर्स केस चल रहा है आपकी वाइफ के साथ, आर्मी में बहुत चलते हैं, हमारे पास भी बहुत इसके केसेस हम हैंडल भी कर रहे हैं, और जैग में भी जब मैं था तब बहुत केसेस आते थे. आपको चाहिए कोई डिवोर्स लॉयर. जैसा कि मैंने कहा, आप चेन्नई से बिलोंग करते हैं, आप पोस्टेड हैं कश्मीर में. अब आप कैसे ढूंढेंगे डिवोर्स लॉयर को? आप गूगल पे जाओगे, चेन्नई में आप देख रहे हो, चेन्नई में आ गए 1000 डिवोर्स लॉयर के नाम. आपको क्या पता है कि कौन सा बंदा सही है आपके लिए? बिल्कुल ठीक है. लॉयर में इशू ये है कि अगर आपका वो लॉयर भरोसे का बंदा नहीं है, इफ़ यू कैनॉट ट्रस्ट हिम. सी लॉयर्स कैन बी कनिंग, दे आर कनिंग, मैनी ऑफ देम. दे विल ड्यूप यू, दे विल लूट यू ऑफ योर मनी. बहुत करते हैं, ठीक है. हर एक प्रोफेशन में काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो कि ईमानदार नहीं होते, या जो गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, जो मिसगाइड करते हैं, रॉन्ग एडवाइस देते हैं. डॉक्टर्स भी होते हैं, लॉयर्स भी होते हैं, हर प्रोफेशन में ऐसे लोग मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग जो साधु संत लोग होते हैं. बहुत सारे फ्रॉड मिल जाते हैं ना. जीसस क्राइस्ट ने भी ये बात कही थी, मैनी पीपल आर फ्रॉड्स. तो अब मान लीजिए आपने किसी लॉयर को ले लिया, आपने उसे पैसा भी दे दिया, वो आपका पैसा भी ले रहा है. पहली बात तो उसे ये नहीं पता कि मिलिट्री लॉ में, या कोई बंदा अगर फौजी है तो विद इन आर्मी उसको डिवोर्स के केसेस या मेंटेनेंस केसेस को कैसे हैंडल करना चाहिए. ही हैज़ नो नॉलेज. लेकिन वो उसको जवान, वो बेचारा सिंपल बंदा है, उसको थोड़ा सा बहला फुसला करके उसने वो केस ले लिया, पैसा भी ले लिया. अब वो आपका केस भी बिगाड़ देगा. तो आप इंटरनेट के बेसिस पे आप 1000 ये जो लॉयर्स हैं, इनमें आप इनमें से कैसे अपने लॉयर को फाइनलाइज करोगे? 1. सेकेंडली, अगर मान लीजिए आप ये सोचते हैं कि ठीक है, मैंने 5 लॉयर शॉर्टलिस्ट किए, मैं इनसे मिलना चाहता हूँ. मिलोगे कैसे? आप अभी अभी छुट्टी काट के आए हो, आपकी वो जो भी फैमिली में इश्यूज चल रहे थे डिवोर्स के लिए, उसके लिए आप अभी अगर छुट्टी काट के आए हैं, राइट, तो आपको दोबारा तो छुट्टी मिलेगी नहीं अगले 2-3 महीने तक, नॉर्मली स्पीकिंग. हाँ, कोई बहुत एक्सट्रीम केसेस होते हैं या अर्जेंट सिचुएशन होती है, उसमें दोबारा छुट्टी मिल भी जाती है. लेकिन मिलेगी भी तो कितनी? आपके पास एक 90 डेज का लीव टोटल मैक्सिमम अवेलेबल है 1 साल की, किसी भी जवान के लिए, और किसी भी ऑफिसर के लिए 80 दिन. उसके बाद एडवांस ऑफ एनुअल लीव भी मिल जाती है, बट दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट. गेटिंग लीव इज़ नेवर वेरी ईजी इन द आर्म्ड फोर्सेस. अब आप चाहते हो कि मैं 5 लॉयर से मिल के आऊँ, आपको दोबारा छुट्टी नहीं मिल रही, आप क्या करोगे? इट इज़ अ ह्यूज लैक्यूना और ह्यूज वॉइड जहाँ पे कोई सर्विसेज का प्रोविजन नहीं है. आई एम ट्राइंग टू डू दैट. एक तो ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ मैटर्स. उसके बाद प्रमोशन के इश्यूज. अगर मान लीजिए कोई लेफ्टिनेंट कर्नल है, स्टोरीज के अराउंड, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के अराउंड. हाँ, बहुत स्टोरीज होती हैं. यू वांट मी टू सेट एन एग्जांपल? हाँ. तो अब इसमें मेरी थोड़ी सहानुभूति रहती है हमारे जो फौजी भाई बंधु हैं. देयर वाज वन नायक, उसकी बीवी ने उस पर, ये लगभग शायद 5 साल पुराना केस होगा जो मैंने हैंडल किया था, 5 साल 6 साल. तो अब उसकी बीवी है, उसने अपने हस्बैंड के खिलाफ, जो नायक है उसके खिलाफ मेंटेनेंस अलाउंस का केस फाइल कर रखा है. वो कह रही है कि मुझे 22% उसकी सैलरी में से, पे एंड अलाउंसेस में से दिलवाओ. एंड वी हैड सैंक्शनड दैट. 22% हमने उसका दे रखा था. अच्छा, अब उसकी वाइफ, शी वॉज ऑलरेडी वर्किंग एज अ स्कूल टीचर इन हर विलेज. उसकी सैलरी ठीक ठाक थी, शायद 14-15 हज़ार के करीब. कोई बच्चे नहीं थे, तो 15 हज़ार एक गाँव के हिसाब से ठीक है. मेंटेनेंस अलाउंस का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपको सिर्फ अपने आप को गुजारा करने के लिए पैसा मिलना चाहिए. मतलब 2 वक्त का, 3 वक्त का खाना, रोटी कपड़ा मकान के लिए, सर पे छत होनी चाहिए, कपड़ा पहनने के लिए और खाना खाने के लिए. बेसिकली बिल्कुल ये नहीं कि आपको यू डोंट हैव टू लिव लाइक अ साधु. आपका जो स्टैंडर्ड था उसी स्टैंडर्ड से आप जी पाएँ. ठीक है. अगर मान लीजिए आप एक नायक की वाइफ हैं और आपका खर्चा 1 महीने का 15,000 10,000 तक है नॉर्मली, तो अगर आप अपने हस्बैंड से अलग रह रहे हैं तो 10-15 हज़ार तक ही आपको मिल जाना चाहिए, जिससे कि आप उसी स्टैंडर्ड से अपनी लाइफ को सस्टेन कर पाएँ. राइट. तो अच्छा, खैर, वो शी वॉज ऑलरेडी अर्निंग दैट 15,000. उसको 15,000 इस नायक की सैलरी से भी
पास कर दिया. शी वॉज लिविंग इन अडल्ट्री. अडल्ट्री मीन्स दैट शी वॉज लिविंग विद अनदर गाय. अच्छा. ठीक है. ओके. मतलब वो सास ससुर से बात नहीं करती थी, उससे उनसे तू मैं होती थी. एंड शी वॉज काइंड ऑफ वेरी अग्रेसिव अगेंस्ट हर इन लॉज. एक्चुअली उसने मार पिटाई भी कर रखी थी सास ससुर की. अच्छा. एंड एक बार शी हैड हिट हर सासू माँ विद सम रॉड ऑन हर हेड. और हमने उसको, ये सब बातें, क्योंकि हमारे पास कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने का साधन नहीं होते हैं, और ट्रेंड ये है कि जो भी मेंटेनेंस अलाउंस का केस आता है तो वो हम उसे पास कर देते हैं आर्मी में फॉर वॉट एवर रीजन्स. तो मैडम को मेंटेनेंस अलाउंस 15,000 नौकरी से कमा रही है, 15,000 हस्बैंड से दे दिया. और वो शायद जो उनका जो लवर है, हाँ. जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, उनसे भी ऑब्वियसली शी वॉज गेटिंग समथिंग. बट सी द पॉइंट इज, द लॉ इज, इफ यू आर लिविंग इन अडल्ट्री, you are certainly not allowed any sort of maintenance allowance. राइट. हाँ, even if you are normally committing adultery, you are not allowed maintenance allowance. आपको नहीं मिलना चाहिए, आपका कोई अधिकार नहीं है, आप गलत काम कर रहे हैं. इनफैक्ट हस्बैंड का राइट बनता है डिवोर्स लेने का. नाउ दिस नायक, ही वॉज इन सिवियर डिप्रेशन. वो कहता है साहब मैं क्या करूँ, आई लव माई वाइफ, इट वॉज अ लव कम अरेंज्ड मैरिज, आई एम स्टिल इन लव विद हर एंड आई एम स्टिल रेडी टू एक्सेप्ट हर. देखो कितना बढ़िया बंदा है. एक्चुअली हमारे सारे मोस्टली कम से कम 98% फौजीज आर वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन, वेरी गुड एट हार्ट, वेरी गुड ह्यूमन बींग्स. हाँ, 1-2% हर जगह देर आर रॉटन एप्पल्स, दे आर पीपल हु आर नॉट गुड. राइट. वो किसी भी आपको फील्ड में मिल जाएंगे, हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं. इनफैक्ट आर्मी में आई एम सेइंग वी आर फार बेटर, यू नो, एज अ होल कम्युनिटी, एज अ क्लास. तो वो कह रहा है साहब मैं इसके साथ अब भी रहने को तैयार हूँ, मुझे पता है कि ये मेरे साथ गलत काम कर रही है, फिर भी मैं इसके साथ रहने के लिए तैयार हूँ. लेकिन अब मैडम ने उसके खिलाफ सिविल में डिवोर्स केस फाइल कर रखा है. मैडम ने उसके खिलाफ झूठा केस फाइल कर रखा है कि इसकी गर्लफ्रेंड है. अच्छा. ठीक है. एंड ही इज लिविंग इन अडल्ट्री विद दैट गर्ल. वो कैसे, हाउ विल ही लिव इन अडल्ट्री? आई एम टेलिंग यू, वो मेरे कैंपस में रह रहा है. हाँ. जिस कैंपस में मैं पोस्टेड हूँ, और मुझे पता है वहाँ पे बैचलर अकोमोडेशन में रह रहा है. वो वहाँ पे जो बैचलर्स के लिए जो बैरक्स होते हैं वो उसमें रह रहा है. उसके पास एक बेड है, बेड के ऊपर तार बंधा है, उस पर वो अपने कपड़े वपड़े सुखाएगा, थोड़ा बाहर बालकनी में सुखाएगा, नीचे अपना बेड के नीचे अपना वो जो सामान है वो रखेगा. ही डजेंट हैव एनी अदर स्पेस टू अकोमोडेट एनी अदर लेडी, लेट अलोन लिव इन अडल्ट्री. वो वहाँ पे रह रहा है, मैं उसे देख रहा हूँ 1.5 साल से. लेकिन क्या है ना, लेडीज़ के लिए झूठे केसेस फाइल करना बहुत आसान है. इंडिया में अतुल सुभाष वाला केस हमने देखा है. राइट. ठीक है. अतुल सुभाष ने क्या सोचा, देखिए मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं टेकी हूँ, आई एम स्मार्ट इनफ एंड आई हैव एविडेंस अगेंस्ट माई वाइफ, व्हाट कैन शी डू टू मी. लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ये है, झूठा केस फाइल कर दिया किसी ने, आप एविडेंस देने की स्टेज तक बहुत टाइम निकल जाएगा. जब तक आप एविडेंस दे पाएंगे या आप देने की हालत में होंगे, लॉट ऑफ harassment you've already gone through. You've burnt your money on lawyers, police, bribes, you know, like that judicial officer and her staff who were taking bribes from Atul Subhash. Your peace of mind has gone for a toss. Maybe you've been dismissed from your service. तो एविडेंस देने की स्टेज बहुत बाद में आती है. जो विक्टिम होता है या जो अक्यूज होता है वो सोचता है कि मैं एविडेंस दूंगा. एविडेंस देना इतना आसान नहीं होता है. तो मैडम ने 2 केसेस झूठे फाइल कर रखे हैं. मैडम ने फाइल कर रखा है 498A. ठीक है. मैडम ने उनके खिलाफ और 2-3 टाइप के केसेस, डाउरी हैरेसमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्शन 3, सेक्शन 4, ये सारे केसेस मैडम ने उसके खिलाफ 5 केस तो मुझे याद आ रहा है, शायद एक और था कोई, तो 5 केस उसके खिलाफ फाइल कर रखे हैं. ही केम टू मी, साहब मैं क्या करूँ, साहब आप जैग ऑफिसर हो, मैं क्या करूँ साहब, अब मेरे को कोई वकील भी नहीं पता है. ये बंदा शायद आई थिंक बुलंदशहर के आसपास का था, यूपी में. तो साहब मैं क्या करूँ, मेरे को वहाँ का कोई वकील नहीं पता. देखो वकील उनको नहीं पता होंगे, वो 16-17 साल का बच्चा था जब वो आर्मी में आ गया. बिल्कुल. अब उसकी शायद 15 साल करीब की नौकरी हो रखी थी. ही माइट बी अराउंड 32 एट दैट टाइम. लेकिन उसने कोई सिविल लाइफ एक्सपीरियंस करी ही नहीं. अब उसको कोई लॉयर का पता ही नहीं. कह रहा है साहब बुलंदशहर में मैंने गूगल में करके देखा, साहब मेरे को कोई लॉयर समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं. तो साहब मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ. अब मैंने उसका केस थोड़ा स्टडी किया, बट मैंने उसे थोड़ा कुछ एडवाइस किया, बट आई कैन नॉट हैंडल हिज केस राइट व्हाइल आई एम इन सर्विस. सो दिस इज़ यू नो वन. आपने पूछा था एग्जाम्पल के तौर पर, तो मैंने ये बताया आपको. और जो आप पूछ रहे थे कि किस किस टाइप के केसेस आते हैं, डिसेबिलिटी पेंशन के केसेस होते हैं, प्रमोशन के केसेस होते हैं, नॉन एम्पैनलमेंट के केसेस होते हैं. जैसे कि शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स हैं, उनको परमानेंट कमीशन के लिए एम्पैनल नहीं किया.
शॉर्ट सर्विस ऑफिसर को परमानेंट कमीशन नहीं मिला, सो ऑब्वियसली ही इज सफरिंग, यू नो, राइट। क्योंकि वही सोच रहा है 11 साल से वो ही इज़ ऑन अ फिक्स्ड सैलरी, 1 साल ट्रेनिंग प्लस 10 साल की नौकरी के दौरान। तो अब अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं, आई थिंक यू आर ऑल्सो इन अ जॉब, राइट राइट। और अगर आपका केवल वो एक इंडिविजुअल सोर्स ऑफ अर्निंग है, जैसे आपका मुझे नहीं पता, लेकिन जो फौजी बंदा होता है उसका एक ही सोर्स ऑफ अर्निंग हो सकता है, उसका Right. दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, दूसरा होगा तो कोर्ट मार्शल होगा उसका। अच्छा। ठीक है, हमने ऐसे 1-2 केसेस हैंडल किए हुए हैं। तो क्योंकि आप, जैसे कि मान लीजिए एक मेरे पास फ़ोन आया था कि वो एक 2 ऑफिसर्स के आ चुके हैं एक्चुअली, एलिगेशन है कि दे आर ट्राइंग टू रन अ मिलिट्री अकेडमी वाइल बीइंग इन सर्विस। अच्छा। तो नहीं कर ऑब्वियसली इट इज़ सकते। नॉट अलाउड, तो उनका कोर्ट मार्शल की स्टेज पे है दोनों का। ठीक है। तो अब आप किस चीज़ से पैसा कमा लोगे? शेयर मार्केट, एवरीवन नोज 90 मे बी 95%, 99% लूज मनी इन द शेयर मार्केट। और वो ठीक है, वो एक आपकी अलग, वो मतलब एक स्किल बेस्ड है, वो आपका कभी हो, वॉरेन बफे का भी लॉस हो जाता है ना कई बार। Right. देयर इज नो स्टेबल डिपेंडेबल सोर्स ऑफ अर्निंग अदर देन योर जॉब, अनलेस आपके कोई खेत है, आपने उन्हें रेंट पे उठाया हुआ है, या आपका कोई रेंटेड अपार्टमेंट आपने दे रखा है। Real मेरे पास तो estate, नहीं था। हाँ। ठीक है, 99% फौजीज डोंट हैव एनी अदर सोर्स ऑफ अर्निंग। तो अब जो ऐसा बंदा जो जिसकी सैलरी ही उसका सब कुछ है, हाँ। उसमें उसने कोई होम लोन ले रखा है, कार लोन, पर्सनल लोन, ज्वेलरी लोन, गोल्ड लोन वगैरह वगैरह। राइट राइट। अब अगर एकदम से उसे पता चल रहा है कि भाई मेरी तो नौकरी ही गई, अब मैं वो सबकी ईएमआई कहाँ से चुकाऊंगा? ठीक है, या तो मेरी नौकरी अभी जा रही है, या मेरी नौकरी 2 महीने बाद जा रही है, या मेरे पास मैक्सिमम 4 साल बचे हैं। तो ऐसे लोगों, इन लोगों की रात को नींद उड़ी रहती है। तो ऑब्वियसली मैनी ऑफ दीज पीपल आर गोइंग टू कोर्ट, तो हम उनके केसेस बहुत हैंडल करते हैं। डिसेबिलिटी पेंशन इज़ अ ह्यूज ग्राउंड, क्योंकि जो नया जीएमओ आया है, जीएमओ 2023, दैट इज़ गाइड टू मेडिकल ऑफिसर्स, जीएमओ, और एंटाइटलमेंट रूल्स 2023। अब इसमें प्रावधान इस तरीके के हैं कि मोस्टली किसी को भी डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिल पा रही है, आपकी कुछ भी डिसेबिलिटी हो। रूल्स इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं दैट पीपल आर नॉट एबल टू गेट डिसेबिलिटी पेंशन। सो बिकॉज ऑफ दैट मैनी पीपल आर फाइलिंग केसेस। हमने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में भी केसेस फाइल किए हैं, हाई कोर्ट में फाइल किए हैं, और AFT में फाइल किए हैं। फिर एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है कि जैसे एयरफोर्स में कुछ एयर वॉरियर्स हैं, उनको एक एक इंक्रीमेंट कम हो गया है। उनका जब प्रमोशन हुआ और 1 साल पास हुआ, तो उनको एक इंक्रीमेंट प्रमोशन के लिए मिलना चाहिए था, और एक इंक्रीमेंट 1 साल के लिए मिलना चाहिए था। उनको टोटल 1 इंक्रीमेंट लगा। सो वी वेंट टू दी AFT, दैट इज़ आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल, वहाँ पे हमें फेवरेबल ऑर्डर मिला। सो नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग दैट उन सब का, ऐसे अब 100, 200, 500 बंदे होंगे, उन सब का वो एक एक इंक्रीमेंट लग जाएगा। तो उन्हें अब मतलब वो 500 केस हो जाएंगे, जैसे आप पूछ रहे हैं कि किस टाइप के राइट केसेस ज़्यादा आते हैं। ठीक है, एक और केसेस ऐसे हैं कि शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स जो होते हैं, जो नॉन टेक्निकल वाले होते हैं, उनका पॉलिसीज़ कुछ ऐसी बनी हुई है कि उनका 7 महीने का सीनियरिटी का डिप्रेशन हो जाता है। तो इसमें ऑलमोस्ट सम 100-200 ऑफिसर्स हैं, दे विल बी गोइंग टू दी AFT। हमने कुछ ऑफिसर्स के केसेस फाइल कर दिए हैं ऑलरेडी, क्योंकि अब जैसे मान लीजिए कि आपके बाद जो ऑफिसर कमीशन हुआ आपके 3 महीने बाद, वो ऑफिसर आपसे सीनियर हो गया। अच्छा। इट विल हिट योर सेल्फ एस्टीम। जो बंदा आपके बाद नेवी में गया या एयरफोर्स में गया, वहाँ पे ऐसा कोई सीनियरिटी के डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो उस टाइप के केसेस हो गए। देन देर आर सम इनडिसिप्लिन केसेस विच डेवलप इनटू कोर्ट मार्शल्स। What are indiscipline? Intoxication, overstaying on leave, absent without leave, desertion, मार पिटाई, चोरी चकारी, करप्शन, थेफ्ट, अच्छा। फ्रॉड, ऑल दिस काइंड ऑफ केसेस, ये सारे केसेस कोर्ट मार्शल के लिए जाते हैं। ठीक है, फिर ऑब्वियसली अगर कोर्ट मार्शल होता है, सो देयर इज वन गाय लाइक मी हु इज सिटिंग एज द जज एडवोकेट। सिर्फ 3 ऑफेंसेस होते हैं, रेप, मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड। अगर वो किसी सिविलियन का किया है तो वो सिविल में ट्राई होते हैं एज पर सेक्शन 70 ऑफ द आर्मी एक्ट, 69 एंड 70 ऑफ द आर्मी एक्ट। नहीं तो सारे केसेस में कोर्ट मार्शल होता है। और अगर ये 3 रेप, मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड अगर फौजी का किया है, तो इनके लिए भी कोर्ट मार्शल होना कोर्ट लाजमी है। मार्शल का पूरा प्रोसेस क्या होता है, कैसे कब कंसीडर करते हैं कि कोर्ट मार्शल होगा, और इसका पूरा प्रोसेस क्या है, टाइम क्या लगता है? टाइम एक्चुअली बहुत अच्छी बात है, आर्मी में जल्दी जो ट्रायल होता है वो जल्दी खत्म हो जाता है, क्योंकि आर्मी में कोर्ट मार्शल एक केस को चलाने के लिए एक कोर्ट मार्शल है क्या एग्जैक्टली कोर्ट मार्शल है क्या, एक मतलब? कोर्ट मार्शल इज जस्ट अ फौजी कोर्ट। अच्छा। इसमें वो कोई बहुत ज़्यादा फैंसी चीज़ नहीं है, वो क्योंकि मूवी से जैसे मैं हूं Movies ना में में दिखाते हैं, right? वो दिखा रहे हैं, वो उसके सुनील शेट्टी के रैंक्स को फाड़ लेते हैं, हाँ। which used to be done in British times and which is kind of a barbaric, savage practice. Obviously, they are not, the Western world and the Britishers, they are not as civilized as Indians, obviously. We are far better civilized than them for thousands of years. So, अब ये है कि कोर्ट मार्शल इज जस्ट अ मिलिट्री कोर्ट। मार्शल का आप मिलिट्री वर्ड लगा लीजिए।
तो जैसे कि बहुत जैसे एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, मतलब वो ट्रिब्यूनलाइजेशन इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट बिकॉज इन द आर्म्ड फोर्सेज वी हैव अ आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल, बट इट जस्ट मीन्स दैट इट इज अ फौजी कोर्ट। तो एक ऑफेंस हुआ, उसके लिए जैसे मान लीजिए ये एक हॉल है, तो हम क्या करेंगे, एक बंदा जो अक्यूज्ड है उसका हमें कोर्ट मार्शल करना है। हमने देखा कि हमारा ये गैरिसन है, हमने उसमें देखा कि हमारे पास कौन सा ऐसा हॉल है या रूम है जहाँ पे हम उसका कोर्ट मार्शल कर सकते हैं। हमें लगा भाई ये रूम बढ़िया है, अब ऐसा करेंगे, यहाँ पे एक 2-2.5 फुट का एक प्लेटफॉर्म बना देंगे ठीक है। जज साहब को बैठने के लिए। तो वो लकड़ी फट्टे गाड़ करके अच्छा, वो रातों रात, बनाते। हाँ, उसको वहीं पे बना रहे हैं हम। ओके, अनलेस देयर इज एन ऑडिटोरियम जहाँ पे वो स्टेज टाइप का ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। दैट्स अ डिफरेंट मैटर। वो भी कहीं कहीं जगह मिल जाता है। मोस्टली ऐसी जगह में कोर्ट मार्शल करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे इतना ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ऑब्वियसली बिकॉज इट इज़ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। बिल्कुल। नहीं अगर कहीं पे है तो हम उसका वो बनाएंगे, वो एक प्लेटफॉर्म हमने बनाया, वहाँ पे वो सारे जजेस बैठेंगे। फिर अक्यूज्ड जो डिफेंस है और जो प्रोसिक्यूशन है वो एक एक तरफ बैठेंगे, उनके लिए चेयर कुर्सी वगैरह लगाई, पीछे महात्मा गांधी की फ़ोटो, यहाँ पे घड़ी, सत्यमेव जयते, वो जो सारा उसको एक कोर्ट रूम हम बनाते हैं। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि वो एक कोर्ट बनाई गई है उस एक इंडिविजुअल अक्यूज के ट्रायल के लिए। वो एक परमानेंट सेटअप नहीं है, जो कि होना चाहिए मेरी राय में, और नेवी कर भी रही है परमानेंट सेटअप। आर्मी ने भी किया है, जोधपुर में बनाया है उन्होंने एक परमानेंट कोर्ट मार्शल, लेकिन और होने चाहिए। एंड आर्मी इज ट्राइंग, एंड लॉट ऑफ अप्रिसिएशन शुड बी देयर फॉर द आर्म फोर्सेज दैट दे आर ट्राइंग टू क्रिएट परमानेंट सेटअप्स फॉर कोर्ट मार्शल, बिकॉज इट इज अ ह्यूज amount of time and resources and manpower are required to run a court martial. तो अब मान लीजिए कि आपने पूछा प्रोसेस क्या होता है। अब जो वो बंदा है जो अक्यूज है उसके खिलाफ एक चार्जशीट बनाई जाएगी, या उसको कहा जाएगा कि आपने सो एंड सो आपके खिलाफ चार्ज है कि आपने इस जगह पे ये अपराध किया, या आपके खिलाफ ये एलिगेशन है कि आपने ये काम किया। अब आपको इसके बारे में क्या कहना है, आप कोर्ट मार्शल में आके बताइए। ठीक है, फिर उसके लिए कोर्ट मार्शल के लिए अगर जनरल कोर्ट मार्शल है तो 5 ऑफिसर सेलेक्ट किए जाएंगे। दे विल बी दी प्रिजाइडिंग ऑफिसर, सीनियर मेंबर एंड मेंबर्स ऑफ द कोर्ट मार्शल। फिर वहाँ पे आकर के वो प्रोसिक्यूशन टीम अपने गवाह पेश करेगी, अपना एविडेंसेस पेश करेगी, और डिफेंस वाले अपना अपना पेश करेंगे। दिस इज अ कोर्ट मार्शल, लेकिन ये एक्चुअली नॉर्मल कोर्ट है। ओके। इट इज़ जस्ट अ आर्मी कोर्ट। ओके। लेकिन इसमें प्रोसेस सब ऑलमोस्ट सेम है। प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस एक्ट आर अप्लाइड, जो कि एविडेंस एक्ट 1872 का, ऑब्वियसली अब नए लॉज आ रहे हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का वो जो प्रोसीजर होता है उसको नहीं मानने होता, क्योंकि आर्मी रूल्स में अपना प्रोसीजर लिखा हुआ है। ठीक है। आर्मी रूल्स और आर्मी एक्ट में, आर्मी रूल्स में प्रोसीजर हैज बीन लेड डाउन, ऑफेंसेस हैव बीन लेड डाउन अंडर आर्मी एक्ट सेक्शंस 34 to 68 एंड सेक्शन 69 है सिविल ऑफेंसेस। तो अगर कोई भी ऐसा बंदा है जिसपे एक्यूजेशन है कि उसने सेक्शन 34 to 69 के बीच में कोई भी ऑफेंस किया है, हाँ, तो उसका कोर्ट मार्शल होगा। सो इसे थोड़ा सा सिंपल करते हैं। एक कोई आप एग्जांपल देख के मुझे बताओ कि एक कोर्ट मार्शल में जब कोई भी केस आता है तो किस तरह से उसकी पूरी सुनवाई होती है और कैसे उसके रिजल्ट आते हैं। या जैसे हमारे नॉर्मल कोर्ट की अगर बात करें तो बहुत टाइम लगता है, 10-10 साल लग जाते हैं उसका फैसला आने में। तो यहाँ पे आर्मी में क्या इसका प्रावधान है, किस तरह से इसको प्रोसेस आप करते हो? जैसा कि मैंने कहा, आर्मी हैज़ अ मच क्विकर सिस्टम विच इज़ वेरी गुड। तो यहाँ पे अच्छी बात यह है दोनों पार्टीज़ के लिए, स्टेट के लिए या मतलब आर्मी के लिए और इंडिविजुअल के लिए, क्योंकि सिरदर्दी है। देखिए कोई भी ट्रायल है ना, इट इज़ अ ह्यूज हैसल सबके लिए, जजेस के लिए, अक्यूज के लिए इट इज़ अ ह्यूज हैसल, विटनेसेस के लिए इट इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम। बिकॉज आपको जैसे वो अतुल सुभाष वाला केस है, अतुल सुभाष जो उसमें अक्यूज हैं, उन्हें कितनी बार बैंगलोर से जौनपुर जाना पड़ रहा है, करेक्ट? राइट। कोर्ट अब वो सालों तक चलेंगे केसेस का, पता नहीं 20 साल तक चलते रहे। आर्मी में इतने साल तक नहीं चलते हैं। ठीक है, आर्मी में 1 साल 6 महीने 3 महीने 2 महीने में केस पूरा खत्म। बिल्कुल। ठीक है, 2 महीने 1 महीने में जनरली खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वी आर गिविंग सफिशिएंट टाइम टू वन इंडिविजुअल केस। ओके। देयर आर नो एडजर्नमेंट्स ऑन स्टूपिड ग्राउंड्स। आज किसी जज साहब की मदर की डेथ हो गई, हाँ। तो पूरा कोर्ट कॉम्प्लेक्स ही वर्क नहीं कर रहा, 50 जजेस छुट्टी, क्योंकि किसी, अरे इट इज़ अ नॉर्मल थिंग। सी, अगर आप जज हैं, आपकी उम्र 45 साल 50 साल है, योर पेरेंट्स विल डाई। ओके, लेट अस बी स्ट्रेट अबाउट इट, गॉड ब्लेस द सोल हुएवर्स पेरेंट्स आर डाइंग, बट पेरेंट्स विल डाई, राइट? राइट। इसमें कोई बुरा लगने वाली बात नहीं है भाई, ठीक है भाई, डेथ होगी। दैट डज नॉट मीन कि आप उस पूरे कोर्ट कॉम्प्लेक्स की 50 जजेस की छुट्टी कर दोगे। इमेजिन अगर हम वो आर्मी में करें, किसी ऑफिसर के पेरेंट्स की डेथ हो गई, उस दिन पूरी फौज काम नहीं कर रही। एवर हर्ड अ सिचुएशन लाइक दिस? अटैक हो जाएगा। मेरे ऑफिस में
मेरा एक जूनियर लॉयर गया, फरीदाबाद में केस लगा हुआ है। पहली बात तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चेंबर से वो गया फरीदाबाद तक 2.5 घंटे लगा करके, 2.5 घंटे 2 घंटे जो भी टाइम लगता है, और मेट्रो में जाके 200 रुपये 300 रुपये जो भी उसका खर्च हुआ, जो मैं उसको रिम्बर्स करूँगा। वहाँ पे गया, पता चल रहा है कि यार वो जज साहब तो आए नहीं, क्योंकि किसी और जज की मदर की डेथ हो रखी है। अच्छा। अब हमारा वो एक दिन तो वेस्ट हो ही गया। हम्म। मैं मतलब उस वकील को जो भी उस दिन की सैलरी दूंगा वो वेस्ट हो गया, उसके आने जाने का जो मुझे रिम्बर्स करना वो वेस्ट हो गया। अब उस केस की डेट लग रही है 7 महीने बाद। अच्छा। इमेजिन अब वो केस कितना लटका रहेगा। उस केस में अक्यूज को क्या डर लगेगा? अक्यूज सोचेगा यार मतलब अगर चलता भी रहा केस तो कम से कम 5 साल से पहले तो डिसीजन होना नहीं है इस केस का। हाँ। ठीक है। आर्मी में ऐसा नहीं है। आर्मी में किसी वजह से अगर आज छुट्टी हो भी गई ना, पहली बात तो ऐसे फालतू की चीज़ पर छुट्टी होगी नहीं। कोर्ट मार्शल में अगर हो भी गई तो कल चलेगी ये कोर्ट, कल भी, या हो सकता है अभी से 2 घंटे बाद चले। अगर किसी बहुत सीनियर ऑफिसर का फेयरवेल करने की वजह से अगर थोड़ी देर रुकना भी पड़ रहा है ना, हाँ। हो सकता है 4 घंटे बाद चले। हो सकता है हम रात के 8 बजे से कोर्ट स्टार्ट करें ओके। और रात के 2 बजे तक चलाते रहें, क्योंकि काम होना है। फौज का कॉन्सेप्ट सिंपल है भाई, काम करना है हमें। एक गोली एक दुश्मन, यहाँ कोई मस्ती नहीं होनी। वहाँ तो एक जज साहब से मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि भाई अगर ऐसा हो जाए ना कि पता चल जाए कि उसको कि आज मेरा फैसला होगा, आज या तो आर या पार, तो देश में क्राइम ही बहुत कम हो जाएगा। वो क्योंकि हमें पता है कि यार क्राइम कर लो 10 साल 15 साल तक कुछ होना नहीं, कोई जज का ट्रांसफ़र हो जाएगा, जज चेंज हो जाएंगे, किसी को पैसे वैसे खिला देंगे। आर्मी में ना कोई करप्शन का सिस्टम है, कोर्ट मार्शल हो रहा, कोई पैसे खिलाने का सिस्टम नहीं है। बहुत 1000 में से शायद एक कोर्ट मार्शल में कोई पैसे खिलाने का काम चलता होगा, बहुत रेयरली। सिविलियन से कम 1% भी नहीं है पैसे खिलाने का चक्कर, आई हैव नेवर सीन। ठीक है। और उसको पता है कि यार मेरा फैसला 1 महीने के अंदर 15 दिन के अंदर हो जाएगा। ठीक है। तो डिसिप्लिन इज स्ट्रिक्ट। तो खैर ये जो आपने पूछा था कि किस तरीके से चलता है, और आपने पूछा था कि स्पीड कैसी रहती है। राइट। ठीक है। दिस इज द स्पीड एट विच वी आर वर्किंग, एंड दिस इज अ वेरी गुड थिंग। तो इसमें वो अक्यूज के लिए बेहतर इसलिए क्योंकि उसके लिए भी सिरदर्दी खत्म। उसको भी जो लॉयर्स एंगेज करना है वो भी 15-20 दिन में, 1 महीने में जो भी फीस देनी है उसके बाद उसका हेडेक खत्म। राइट। तो एक कोर्ट मार्शल अब ऐसा था कि बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। एक बच्चा था, उसकी डेथ हो गई थी। पैरासेलिंग इवेंट था, तो वो आर्म फोर्सेस के द्वारा पैरासेलिंग कराई जा रही थी। इट वाज पार्ट ऑफ अ समर कैंप। सो सम नेग्लिजेंस allegedly was committed by some accused persons। तो वो बच्चे को शायद ठीक से नहीं बांधा होगा, तो जब वो हवा में गया तो वो नीचे गिरा और सिर के बल गिरा, ऐसा एविडेंस आया, तो उसकी डेथ हो गई ऑन द स्पॉट। अब उसमें फिर वो कोर्ट मार्शल कन्वीन हुआ। ये कोर्ट मार्शल थोड़ा लंबा चला क्योंकि कोविड आ गया था बीच में। ओके। तो कोर्ट मार्शल आई थिंक 2020 में कन्वीन हुआ और 22 में ख़त्म हो गया। लेकिन अब इसमें फिर ये है कि फिर वो जो भी प्रोसिक्यूशन साइड थी, प्रोसिक्यूशन मतलब जो आर्मी अथॉरिटीज़ हैं, उनके गवाह आ रहे थे, उनके शायद 10-12 प्रोसिक्यूशन विटनेसेस आए। फिर डिफेंस ने अपने अपने विटनेसेस बुलाए और सारी जो बातें निकल के आई सामने। हमें लगा कि शायद जो अक्यूज है मतलब he has committed this negligence, so that is why the accused was given a minor punishment. Okay. Because negligence has to be a huge amount of, has to be grave negligence, has to be criminal negligence in order to be punishable. और it is negligence मतलब कि जो आप एक standard of care which I am expecting out of you, let us say आप एक क्रेन को ऑपरेट कर रहे हैं, तो मैं आपसे इतना एक्सपेक्ट करूंगा कि अगर आपने क्रेन का वो जो आगे वाला पोर्शन होता है, अगर आपने कुछ पत्थर उठा रखे हैं, तो आपका जो कंट्रोल सिस्टम है आप उसको ऐसे ना कर दें, कोई आप ऐसे बटन ना दबा दें कि वो एकदम धड़ाम से नीचे गिर जाए। और धड़ाम से अगर नीचे गिरेगा तो समवन कैन डाई, और किसी की गाड़ी को या किसी की चीज़ को, जान माल को नुकसान हो सकता है। तो उतना हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे बिकॉज यू आर हैंडलिंग डेंजरस मशीनरी। तो वो उन्होंने इतनी केयर वो नहीं कर पाए, इसलिए वी फाउंड दैट पर्सन गिल्टी एंड ही वॉज गिवन सम माइनर पनिशमेंट। ओके। आप जैसे अक्सर बात करते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन की कि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं जो लोग फेस कर रहे हैं। तो अगर मैं पूछूं उसमें मेजर 3 प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, तो आप क्या क्या बताओगे? सी शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स, इस इशू के लिए ना मैंने अपना एवरी ब्रेथ विच आई हैव टेकन इन द लास्ट 18 months आई हैव थॉट अबाउट दिस इशू। सबसे मेजर प्रॉब्लम उनकी ऑब्वियसली है नॉन ग्रांट ऑफ एनी फॉर्म ऑफ पेंशनरी बेनिफिट्स।
कोई पेंशन नहीं है, कोई प्रोराटा पेंशन नहीं है, न्यू पेंशन स्कीम, कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, कुछ नहीं मिलता है, विच इज़ ऑब्वियसली अ वायलेशन ऑफ देयर राइट टू इक्वालिटी। बिल्कुल गलत है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इसमें मतलब ये ऐसा है, अगर आप 2+2 इज़ 4 और नॉट 4, अगर आप इस बारे में डाउट डिबेट कर सकते हैं तो आप इस पे भी कर सकते हैं। मतलब आप दुनिया के कोई भी मैथमेटिशियन हो, यू मे बी आर्यभट्टा, पाइथागोरस, आई डोंट केयर, whoever you are, 2+2 is not 4 if you're trying to argue that, I don't care whoever you are, okay? So देश भर में लगभग 2 करोड़ लोग हैं सरकारी सर्विसेज में, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, एंड PSUs, ऑटोनोमस बॉडीज, और एनी काइंड ऑफ सर्विस विच हैज़ सम कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। जो प्राइवेट जॉब्स में जो लोग नहीं हैं, उन सब लोगों को कोई ना कोई तरीके की पेंशनरी बेनिफिट्स मिल रहे हैं। हालांकि जब यहाँ तक कि प्राइवेट जॉब्स वालों को भी मिल रहे हैं, जैसे EPF का बेनिफिट मिलता है, एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड जिसको हम कहते हैं, या कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड मिलता है। कहीं कहीं पे प्राइवेट कंपनीज का NPS में भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। लेकिन शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स देश भर में एक ऐसा टुकड़ी है, एक ऐसा छोटा महकमा है जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स में अगर पूरी तादाद में लिखा जाए तो 1% से भी बहुत कम है। 2 करोड़ में से अगर मैं कहूँ 15,000, तो शायद 0.1% के आसपास कुछ आता है। ओके। तो इतने कम लोग हैं जिनको कोई भी पेंशनरी बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं। दिस इज़ प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 2, इनका रिटायर होने के बाद या रिलीज़ अगर आप कहें, उसके बाद इनका कोई मेडिकल कवर भी नहीं है प्रॉपरली, ठीक है। सो यू आर रिटायरिंग आफ्टर से 14 years ऑफ कमीशन सर्विस प्लस 1 year गिवन इन ट्रेनिंग। इनका ड्यूरेशन कितना होता है जो जॉब पीरियड होती है? 1 साल की ट्रेनिंग, जिसको सरप्राइजिंगली आर्मी में काउंट नहीं करते हैं, अच्छा। प्लस 10 years उसमें सैलरी मिलती है पूरी? पूरी सैलरी नहीं मिलती, उसमें मिलिट्री सर्विस पे के अलावा बाकी सब कुछ मिलता है। ओके। मतलब वो छोटा ही अंश है, 15,500 रुपये मिलिट्री सर्विस पे, प्लस हाउस रेंट अलाउंस ऑब्वियसली नहीं मिलेगा। और सैलरी Transport- फिक्स होती है या अलग, मतलब डिपेंड करती है स्किल पे इसमें? नहीं, सैलरी तो फिक्स ही होगी। ओके, ठीक है। उसमें यह है, टेक्निकल ऑफिसर्स और नॉन टेक्निकल ऑफिसर्स में थोड़ा डिफरेंस है। टेक्निकल ऑफिसर्स को टेक्निकल अलाउंस का कुछ पोर्शन मेरे ख्याल से 3,000 रुपये समथिंग उन्हें पर मंथ मिल जाता है, ओके। जो कि बहुत बाद में मिलता है एरियर्स के रूप में, 8-10 साल के बाद। खैर, सो व्हाट वाज द क्वेश्चन? मैंने ड्यूरेशन पूछा था जॉब। हाँ, तो ड्यूरेशन ये है कि ट्रेनिंग के बाद 10 साल की कमीशन सर्विस, और देन इट इज़ एक्सटेंडेबल टिल 14 years। तो आप 10 साल से 14 साल के बीच में कभी भी छोड़ सकते हैं बाय गिविंग अ शॉर्ट नोटिस। तो 2-3 महीने 4 महीने में आपको उसके बाद रिलीज़ कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक होता है स्पेशल प्रोविजन ऑफ रिलीज एट 5 years ऑफ सर्विस, एग्जैक्टली 5 years ऑफ सर्विस। नहीं, जैसे सपोज कोई भी ज्वाइन कर रहा है तो NDA के थ्रू अगर ज्वाइन करता है तो 15-16 साल की एज में उसने ज्वाइन किया, 17 के आसपास, 17 के आसपास कर लिया, हाँ जी। फिर उसने 15 years जॉब की, तो बहुत जल्दी रिटायरमेंट नहीं हो गई? नहीं, आपका थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट है, वो जो आप बात कर रहे हैं वो जवानों की बात कर रहे हैं। हाँ, मुझे वो थोड़ा समझना था इस चीज़ को। तो जवान जो हैं वो लगभग 16-17 साल की उम्र में ज्वाइन कर लेते हैं। अब अग्निवीर का कॉन्सेप्ट आ गया तो पूरा ही अलग हो गया अब सिस्टम। ठीक है, ठीक है। जो नॉर्मल जवान होते थे अग्निवीर से पहले, वो 16, 17, 18 साल की उम्र तक ज्वाइन करते हैं, फिर वो 15 साल मिनिमम उन्हें सर्व करना है। तो येस, यू आर राइट, वो 32-33 साल की उम्र में रिटायर हो जाते थे। हाँ। हो सकते हैं, सब नहीं होते हैं क्योंकि वो सबको नहीं जाने देती है सरकार। तो सम पीपल आर सर्विंग टिल 28 years ऑफ सर्विस ऑल्सो। अच्छा। So they might be serving till the age of 45, 44, 43, whatever. Okay, so anytime you are retiring, anytime between say 32 to 45 years of age, if you are a जवान. Okay, ऑफिसर्स में जो आपने बोला NDA के लिए, बच्चा लगभग 17, 17.5 साल, 18 साल की उम्र में जाएगा NDA में, 3 साल वहाँ पे ट्रेनिंग करेगा, उसके बाद IMA में या नेवल अकेडमी में, एयरफोर्स अकेडमी में 1 साल और ट्रेनिंग करेगा, टोटल 4 साल की ट्रेनिंग हुई। ठीक है। तो 21-22 साल की उम्र में वो कमीशन होगा। नाउ दिस गाय has to do a service of minimum 20 years. ओके। Okay, minimum 20. उससे पहले अगर उसे बाहर निकलना है, then he has to put up his papers for resignation. हम रेजिग्नेशन के बहुत केसेस हैंडल कर रहे हैं बिकॉज there are some people who don't want to continue in service for whatever reasons. Many people have genuine problems also. जैसे कि मेरे पास 2 दिन पहले ही फ़ोन आया था एक ऑफिसर का, उनको शादी करनी है किसी फॉरेन नेशनल से। लेटर से आपका दिल आ गया किसी कैलिफोर्निया की लड़की पे, ठीक है आपको उसी से शादी करनी है। तो अब आर्मी में एक पॉलिसी है जो कि बिल्कुल ठीक है। उस पॉलिसी के तहत आप किसी भी विदेशी लड़की से शादी नहीं कर सकते और नहीं करना अलाउड होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। हाँ। तो अगर आपको किसी फॉरेनर लड़की से आपको शादी करनी है तो पहले आप एक अपने ऑफिस से परमिशन लेंगे। वो परमिशन आपको मिले या ना मिले,
ये उनकी मर्जी है, दैट इज़ ऑल्सो राइट। फिर वो परमिशन अगर आपको मिल गई, देन द पॉलिसी इज दैट द लेडी हैज़ टू ईदर कन्वर्ट टू इंडियन नेशनैलिटी, तो उसको कैलिफोर्निया या यूएस की नेशनैलिटी छोड़ के शी हैज़ टू बिकम एन इंडियन सिटीजन ओके, ठीक है। 1 साल के अंदर, या हो सकता है थोड़ा एक्सटेंशन मिल जाए, 1.5-2 साल का टाइम मिल जाए, नॉर्मली 1 साल के अंदर। अब अगर वो लड़की नहीं इंडियन बनती है, देन यू हैव टू गो आउट ऑफ सर्विस। अंडरस्टूड? आप पे हो सकता है कि कुछ रिकवरी इम्पोज की जाए, क्योंकि आपने जो 4 साल एनडीए में IMA में जो ट्रेनिंग करी, तो सरकार का उस प्रोसीजर में आप पे खर्चा हुआ है। और आपको क्योंकि 20 साल नौकरी करनी थी, आप जा रहे हैं 12 साल के बाद, तो वो 8 साल का प्रो राटा बेसिस पे आपको पेमेंट करना का, शायद वो फाइन नहीं कहा जाएगा उसको, रिकवरी। इट्स नॉट अ फाइन, इट्स नॉट पेनल्टी, फाइन इज अ पीनल अवार्ड। ओके, आपने कोई गलत काम किया, ये आपका गलत काम नहीं है, ओके, ठीक है, ये कोई क्राइम नहीं किया आपने। खैर, तो अब वो उस पर वो रिकवरी होगी, या तो ये है कि, लेकिन ये एक और बात हो गई। लेकिन अगर किसी को और कोई प्रॉब्लम है, लेट अस से आपके घर में पेरेंट्स हैं, उन्हें इट एक्चुअली हैपन्स कि जैसे मान लीजिए अकेला इकलौता लड़का है, पेरेंट्स ओल्ड हैं, मेरे क्लोज फ्रेंड्स भी रहे हैं ऐसे, ठीक है। अब पेरेंट्स को, कोई फादर को लेट अस से कोई बुरी बीमारी है, उन्हें अटेंशन की ज़रूरत है। कल ही मैं एक व्यक्ति से मिलने गया था, वो कह रहे थे कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो कह रहे थे कि मेरे फादर को किडनी का इशू है, तो मुझे डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है। अच्छा। अब डायलिसिस इट इज़ वेल नोन, उसमें एक हफ्ते में 2 बार 3 बार कराना पड़ता है डायलिसिस, और एक बार जाते हैं 5-6 घंटे लग जाते हैं। अब अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, मान लीजिए कोई एक ऐसा ऑफिसर है या जवान भी है, उसके फादर को, मदर को, भाई बहन को ऐसी इशू है मेडिकली, और वो उसके साथ नहीं रह पा रहे, ऐसे बहुत पोस्टिंग्स होती हैं जहाँ पे पेरेंट्स या फैमिली साथ में नहीं रह सकते फॉर ऑब्वियस रीजंस, और वो ठीक है। आर्मी में योर पेरेंट्स एंड फैमिली कैन नॉट स्टे विद यू ऑल द टाइम। ओके। तो अब अगर मान लीजिए घर पे कोई और मेल मेंबर नहीं है जो कि सब काम को केटर कर सके, तो अब इस बंदे को ये कह रहा है कि मुझे आप आर्मी से जाने दो, क्योंकि मैं अपनी फैमिली का ध्यान नहीं रख पा रहा हूँ। ऐसी सिचुएशन में ऐसे बंदों को बाहर जाने का प्रावधान होना चाहिए, लेकिन नहीं है। ओके। सो यू आर नॉट अलाउड टू रिज़ाइन। तो आप रिज़ाइन नहीं कर पाते हैं, तो फिर अब आप छटपटा रहे हो, यार मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं नौकरी में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा, क्योंकि यार मेरे घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं वो आपको कॉम्पनसेशन भी देने को तैयार हूँ, आई विल पे दैट रिकवरी अमाउंट वट एवर इट इज़, बट लेट मी गो सो दैट आई कैन टेक केयर ऑफ माई फादर। उन्होंने मुझे चलना, बोलना, पढ़ना सिखाया है, मैं उनकी वजह से आज जो भी बन पाया बनाऊँ, मेरे को आप उनका ध्यान रखना दो। लेकिन वो नहीं उसे जाने देते। तो अब अल्टीमेटली इन्हें पर्सनल एप्लीकेशन डालनी पड़ती है, एप्लीकेशन फॉर रेजिग्नेशन, देन स्टैट्यूटरी कंप्लेन, देन कोर्ट केस, ओरिजिनल एप्लीकेशन, DFT, वो सब हम करते हैं। तो इस ऐसे सिचुएशंस में किसी के घर में कोई जैसे मेडिकल इश्यूज़ हैं, किसी को मान लीजिए कि कोई और करियर एस्पिरेशंस हैं, एकेडमिक एस्पिरेशंस हैं, वो चाहता है कि यार मैं तो विदेश जाके पढ़ाई करूँगा, मेरे को आर्मी की जॉब में किसी वजह से मज़ा नहीं आ रहा, या मैं ग्रो करना चाहता हूँ, यहाँ पे फाइनेंशियल ग्रोथ तो है नहीं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल ग्रोथ भी नहीं है, यहाँ पे सोशल ग्रोथ भी नहीं है क्योंकि मेरे फ्रेंड्स मेरे से छूट जाते हैं, या मेरे को वैसी, देखो इट इज़ अ रिगरस लाइफ, ओके, इट इज़ अ टफ लाइफ, राइट। तो मेरे को टफ लाइफ नहीं जीनी, मुझे ज़्यादा पैसा कमाना है, यहाँ पे वो बढ़ नहीं सकता, आई वॉन्ट टू स्टे विद माई फ्रेंड्स, इसमें ट्रांसफ़र रोज़ रोज़ होते रहते हैं, हर 2 साल 2.5 साल 3 साल में, मुझे थोड़ा स्टेबल जगह में रहना है, तो मैं विदेश जाके और पढ़ाई करूँगा, और मैं आर्मी से रिज़ाइन करना चाहता हूँ, मैं वहाँ पे जाके और पढ़ाई करूँगा, आई विल गेट इन टू सम गुड जॉब, या मेरे को और IAS ऑफिसर बनना है, आई वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर दैट। तो ऐसे केसेस में भी अब आप रिज़ाइन नहीं कर सकते, तो फिर क्या करेंगे, कोर्ट कचहरी का काम करना पड़ेगा। सो इन दिस काइंड ऑफ केसेस रेजिग्नेशन शुड बी अलाउड। अनदर मैटर इज़ देयर वेयर लेट अस से आपकी कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, और आप अपने फादर के इकलौते मेल लड़के हो, मेल तो लड़का ही होगा, लेकिन मतलब सिंगल मेल चाइल्ड। सो अब आपके जो चाचा जी के, ताऊ जी के जो बेटे हैं या उनकी जो फैमिली है, दे आर ट्राइंग टू एनक्रोच योर प्रॉपर्टी। सो देयर इज़ दैट प्रॉपर्टी विच यू नीड टू प्रोटेक्ट। अब उस प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको अपने गांव में रहने की आवश्यकता है, और वहाँ पे पुलिस वालों से डील करना है, या कोर्ट केसेस करने हैं, नहीं तो वो आपकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेंगे। आपकी वो 1.5 करोड़ की ज़मीन है गांव में, वो लोग दबोच लेंगे। तो ऐसी स्थिति में भी उस बंदे को आर्मी से जाने की परमिशन मिल जानी चाहिए। और अगर ऐसे लोगों को आप जाने दें, तो पहली बात तो ये वैसे ही बोझ है आर्मी पे। जो बंदा जो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, ही मे बी अ वेरी गुड एम्प्लॉय, ही मे बी अ वेरी गुड ऑफिसर, ही मे बी अ वेरी गुड जवान, लेकिन जिस व्यक्ति का माइंड पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है फौज की नौकरी पे, वो कैसे अच्छा काम कर लेगा। ठीक है, जिसका आधी टेंशन में वो घूम रहा है, वो वहाँ की वजह से स्ट्रेस में घूम रहा है, फिर स्ट्रेस में यू आर
उसकी कोई भी ड्यूटी हो सकती है, ही इज हैंडलिंग सेंसिटिव मैटर्स, राइट। ओके, तो वो कैसे अच्छा परफॉर्मेंस देगा? देयर वाज वन लेडी ऑफिसर, उसको मिसकैरेज हो गया था, ठीक है, शी वाज अंडर सो मच स्ट्रेस। मिसकैरेजेस हो जाते हैं कॉमनली बिकॉज ऑफ स्ट्रेस एंड रिग्रेस ड्यूटीज़। तो ऐसे ऐसे केसेस में इन लोगों को आर्मी से बाहर जाने देने की अनुमति होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं जा पाते हैं, पॉलिसीज आर लाइक दैट। थर्ड इशू इज लैक ऑफ job employment opportunities after your retirement or release. Basically there is no second innings guaranteed by the organization. अब आप सोचिए, आप 32-34 साल, 38 साल, 40 साल की उम्र में आप अगर आर्मी से, नेवी, एयरफोर्स से आप बाहर जा रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं, सैलरीड पर्सन हैं, सैलरीड कमीशन ऑफिसर हैं, तो आपको आपकी सैलरी आपके लिए सब कुछ है। और अब आपको पता है आप 2-3 महीने बाद बेरोजगार हो जाएंगे, 4 साल बाद बेरोजगार हो जाएंगे, तो उसके बाद कम से कम आपके पास कोई जॉब की गारंटी होनी चाहिए। राइट। एक्चुअली देखिए, आप समझिए कि जो एक शॉर्ट सर्विस ऑफिसर अगर 10 साल बाद, 14 साल बाद बाहर जा रहा है, ही इज़ अ डिसिप्लिन्ड पर्सन, ही इज़ फिजिकली एंड मेंटली फिट, वो कामयाब, मतलब वो सक्षम है, अच्छा खासा बंदा, वो यूपीएससी का एसएसबी निकाल के जा रहा है, फौज में तब सेलेक्ट हुआ है, यूपीएससी का है, सीडीएस है, जो भी एग्जाम है, ही इज क्रैक्ड एन ऑल इंडिया लेवल competitive एग्जाम ऑलरेडी। राइट। यू डोंट नीड टू टेस्ट हिम अगेन। आप उसको कहीं और सरकारी नौकरी में अब्जॉर्ब कर लो, कोई पीएसयू में, कोई पैरामिलिट्री फोर्सेस में, पुलिस फोर्सेस में, कहीं पे भी अब्जॉर्ब कर लो, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो उनके लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि यार हमारे पास, हम इससे बाहर निकलेंगे तो हम क्या करेंगे। उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, कॉर्पोरेट्स में अपने नेटवर्क बनाने पड़ते हैं। कॉर्पोरेट्स में अब इफ़ यू आर वर्किंग इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, योर नेटवर्क इज योर नेट वर्थ। अब आर्मी में रहते हुए आपको सोशल मीडिया इज बैंड, यू कैन नॉट बी ऑन फेसबुक, यू कैन नॉट बी ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन नॉट बी ऑन सो मेनी ऐप्स। तो आपका क्या नेटवर्क बन जाएगा? ओके, मींस अगर आप वर्किंग हो तो आप किसी पॉडकास्ट वगैरह पे नहीं जा सकते? नहीं जा सकते, फॉर श्योर यू नहीं जा सकते। अच्छा, कोई भी वर्किंग वाला इंसान नहीं आ सकता? किसी सरकारी नौकरी में नहीं जा सकते। ठीक है। किसी भी सरकारी नौकरी में अगर आप वर्क कर रहे हैं, इट्स नॉट जस्ट द आर्म्ड फोर्सेस, आप किसी भी, आप आईएएस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, कुछ भी हैं, आप नहीं जा सकते पॉडकास्ट में। बट कई सारे आ रहे हैं आजकल। गलत कर रहे हैं। अब इशू ये है, जो कर रहे हैं ना, देखिए ये डिफरेंस है अब आर्मी में और सिविल जॉब्स में। अगर आप सिविल जॉब्स में वायलेशन कर रहे हैं, आपका वर्स्ट टू वर्स्ट कुछ ज़्यादा नहीं हो सकता। हाँ। क्या हो जाएगा? आपके खिलाफ एक छोटी सी कोई इंक्वायरी हो जाएगी, आपका कोर्ट मार्शल नहीं होगा। राइट। कोर्ट मार्शल होके आपको जेल में कोई नहीं भेजेगा। लेट अस से आप एनटीपीसी में एक ऑफिसर हैं, आप आके किसी पॉडकास्ट में आ गए, आपके खिलाफ वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करेंगे, आपके खिलाफ एलिगेशन है कि भाई आपने क्यों किया, आपको कोई माइनर या मेजर पनिशमेंट देंगे। बहुत ज़्यादा कुछ हो गया, बहुत एक्सट्रीम केस में यू मे बी एडमिनिस्ट्रेटिवली रिमूव फ्रॉम सर्विस, यू विल नेवर सी जेल। ओके, you will see it is not an offense. Army में things which you are doing are in the nature of offense. Right. Okay. If it is an offense, you are liable to be court-martialed, you are liable to be prosecuted, and you will see the air of jail. Right. आप जेल की चक्की पीस के आओगे, रोटी खा के आओगे. So this is the difference. क्योंकि आर्मी में that is why discipline is, जो एक काम एक सिविलियन बंदा करने पे उसे जो सजा का वो हकदार है, उससे 10 गुनी सजा आर्मी वाला बंदा भुगतेगा सेम चीज़ के लिए, जस्ट बिकॉज यूर इन यूनिफॉर्म। दैट इज वाई एम सेइंग। और फिर भी आप ये सोचिए कि 99% ऑफ फौजीज नेवर कमिट एनी ऑफेंस। हाउ डिसिप्लिन्ड दीज पीपल आर, यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ डिसिप्लिन्ड दे आर। लाखों की फौज में से आपके पास कितने इंसिडेंट्स आप सुनते हैं कि किसी बंदे ने कोई बदतमीजी करी, कुछ गलत काम किया। आजकल सोशल मीडिया में और बाकी चीज़ों में ये बातें मार्केट में आना कोई मुश्किल नहीं है। क्या हमारे सामने बातें आती हैं? नहीं आती, बिकॉज नो वन इज डूइंग दैट काइंड ऑफ क्रेजी थिंग्स इन द आर्म्ड फोर्सेस। थोड़े बहुत होते हैं वहाँ पे ऐसे इंसिडेंट्स, बट नॉट सो मच। सो थिंग इज दैट व्हाट वी वर डिस्कसिंग इज दैट यू कैन नॉट बी ऑन सोशल मीडिया। राइट। कुछ बहुत लिमिटेड प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि अलाउड हैं, लेकिन अब आपका वो जो सोशल सर्कल भी खत्म हो गया। अब आप आर्मी से निकलने वाले हो, लड़े से 4 साल बाद भी अगर निकलने वाले हो, लेकिन आपके जो स्कूल के फ्रेंड्स हैं वो सब गए, और आप फेसबुक, इंस्टाग्राम आप अब भी नहीं बना सकते। जिस दिन तक आप आर्मी से नहीं निकले, आप तो उस दिन तक नहीं बना सकते। आप क्या अपना नेटवर्क क्रिएट करोगे? फिर आप आर्मी से या नेवी एयरफोर्स से आप बाहर हो गए, उसके बाद आप अपना नेटवर्क क्रिएट करना स्टार्ट करो, और फिर आप जॉब ढूंढना स्टार्ट करो। मतलब जब आग लग गई, उसके बाद आप कुआं खोदना स्टार्ट करोगे, फिर आप खोद के जिंदा बचोगे तो पानी निकालोगे, फिर आग बुझाओगे। जैसे आजकल बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, बहुत सारे ऐसे पुलिस ऑफिसर्स हैं, आईएएस वगैरह रैंक पे लोग हैं जिन लोगों ने अपने चैनल खोल रखे हैं। आईएएस सर्विंग ऑफिसर की मैं बात करूं। Okay. और वो देखिए गलत बात है। पूरा टीम के साथ वीडियो बनाते हैं। सपोज ट्रैफिक
के उसमें चले गए। एंड दे have they taken official sanction? मुझे नहीं पता, मैं अभी आपने बताया तो देखिए मैं मेरे वही ख्याल से कर मिल रहा नहीं हूँ। सकती किसी भी सरकारी नौकरी में, अगर मिल रही है तो नहीं, गलत। वो उन्होंने प्रॉपर चैनल बनाया हुआ है और वो रिकॉर्ड करते हैं वीडियो, कोई गाड़ी चला के जा रहा है तो हेलमेट नहीं लगाया है तो फिर उससे मजाक करेंगे तुमने हेलमेट क्यों नहीं लगाया, वो ऐसा शायद वैसा। मेरे ख्याल से हो सकता है वो कुछ हद तक ऑफिशियल हो। मैं हमेशा से जैसे ये अगर क्वेश्चन पुलिस रहता फोर्सेस था, हैं, राइट। कोई भी पुलिस का बंदा है और वो इस तरीके का बना रहा है, इट मे बी ऑफिशियल। लेकिन फिर भी वो सोशल मीडिया पे डालना, यूट्यूब पे अपलोड करना उस चीज़ देखिए को। यूट्यूब आर्मी में भी बैंड नहीं है। ओके। यूट्यूब चैनल सर्विंग ऑफिसर आइडियली नहीं बनाना चाहिए, बनाएगा तो उसका भगवान ही मान लेगा, कोर्ट मार्शल बिल्कुल हो ऐसे ही तो सकता है। पुलिस वाला इंसिडेंट है, एक IAS हैं और सभी को पता होगा, बहुत फेमस है उत्तराखंड में। तो वहाँ पे भी उन्होंने ये सारी चीज़ें कर रखी है, वो डिफरेंट साइट्स पे जाते हैं, वहाँ पे बनाते हैं कि इसका इंचार्ज कौन है, यहाँ पे काम ऐसा कंस्ट्रक्शन क्यों है, इस रोड की हो क्वालिटी सकता है खराब है। ऑफिशियल हो, क्योंकि अगर वो डिफरेंट जगह पे जा कर कर रहे हैं तो हो सकता है ही मे बी गोइंग देयर एज अ पार्ट ऑफ हिज ड्यूटी। Okay. लेकिन अगर इफ इट इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ड्यूटी एंड इफ ही हैज नॉट टेकन परमिशन, देन एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट हिम। See, you cannot, while you're in government service, राइट, you cannot run your own private channels. See, government service का, क्योंकि वो अपने नाम से चैनल चलाते हैं, वो कोई भी देखिए उससे। सरकारी नौकरी का बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, आप कोई और ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम नहीं कर नहीं रख सकते सकते हैं, हैं, ठीक है। राइट। यूट्यूब कैन बिकम अ सोर्स ऑफ इनकम, वन। इवन इफ इट इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ इनकम, अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है, तब भी आप यू कैनॉट बट ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो जाएगा अगर सपोज मैं पुलिस में हूँ, मैंने पुलिस से ही रिलेटेड अपना चैनल भी बनाया और मैं वहाँ पे वो बात करूँ, सपोज अगर मैं पुलिस में हूँ, मैं म्यूजिक कर रहा हूँ अगर अपने चैनल पे यूट्यूब पे, इट्स फाइन, मतलब कॉर्पोरेट में हाँ, भी ये दैट इज होता है, फाइन, दैट यस। इज फाइन, बट सेम चीज़ नहीं कर सकता हूँ आई थिंक। कॉर्पोरेट की अलग बात है, और अगर आपको इससे मनी जनरेट हो रहा है उसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं, वो बात ठीक है। देखिए उस हाँ, सीधा कॉन्सेप्ट इज देयर हैज टू बी नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। राइट राइट। अगर आप मतलब आप उस चीज को टच ही नहीं कर रहे, ये जो हाँ। पुलिस ऑफिसर्स या IAS ऑफिसर्स हाँ जो उनका जॉब से रिलेटेड चीजें हैं, अगर वो उसको टच नहीं कर रहे हैं, हाँ, कोई अपना गाने बजाने का वो चला रहे हैं, तो उसमें आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग अबाउट इट, Right. बिकॉज दैट इज हिज पैशन। अगर वो इतने अच्छे म्यूजिशियन हैं या उनके इतने अच्छे फॉलोअर्स हो रहे हैं कि वो मोनेटाइज हो गया, हाँ, तो भाई इसमें क्या गलती है? अगर पैसा Right. आ रहा है तो फिर यार हाँ। ही शुड टेक इट, ठीक है। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत तरीके से हो सकता है। ही शुड नॉट बी लीविंग हिज ऑफिस अर्ली टू रिकॉर्ड दैट ऑडियो, टू Okay. रिकॉर्ड दैट सॉन्ग। ठीक है। अगर आप अपनी ड्यूटी ठीक से कर रहे हैं, आप कहीं से एब्सेंट नहीं है, आपने कोई फालतू में छुट्टी नहीं ले रखी, और अगर आप अपने स्पेयर टाइम में वो सब काम कर रहे हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। बट हाँ, आर्मी में रहते हुए इवन इफ यू आर डूइंग दिस थिंग्स, यू आर इन्वाइटिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, इज द डिफरेंस बिटवीन सिविलियन जॉब्स एंड आर्म्ड फोर्सेस। क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस में जो बंदा है वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करके जी रहा है। हमें इस बात का सम्मान करना पड़ेगा, भले ही वो ऑफिसर है या जवान है या कुछ भी रैंक पे है, वो जो चीज़ को एक नॉर्मल रिक्शे वाला भी एक्सेस कर सकता है ना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू रिक्शे वाला, वो ठीक है भाई, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं जितना बिल्कुल। एक प्राइम मिनिस्टर कर रहा है, हाँ, ठीक है। किसी का काम छोटा है बड़ा नहीं है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि जिसका स्टेचर सोसाइटी में इतना बड़ा नहीं है, और अगर लेटर से मैं कर्नल हूँ, मेरा स्टेचर उससे बहुत बड़ा है हाँ, सोसाइटी के हिसाब से, तो फिर भी मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि मैं नहीं कर सकता, वो रिक्शे वाला कर सकता है। लाइक सोशल मीडिया एक्सेस, लाइक जब आप जहाँ चाहें जा सकते हैं, आपके ऊपर कोई बंदिश है नहीं है, यू आर लिविंग अ फ्री लाइफ। दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि जहाँ पे भी हमें कोई फौजी बंदा दिखता है ना, वी शुड गिव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू देम, वी शुड होल्ड देम इन रेफरेंस एक्चुअली, बिकॉज दे आर डूइंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्रेट गुड टू दिस नेशन। ओके। जैसे आपने बात की कई सारे पॉडकास्ट पे एयर वॉरियर्स के लिए, जी, उसके लिए भी एक इशू है जो आपने उठाया है, Correct. और ये पूरा केस क्या है? सो देखिए, एक तो वो है कि उनकी जो इंक्रीमेंट वाला एक पॉइंट था जिसमें हमने कोट किया था, एक Right. और है कि कुछ एक हमारे एयरफोर्स के बंदे हैं जिनका प्रमोशन का लॉस हो रखा है, उनका भी हमने केस फाइल किया है AFT में। तो अब ऐसा है कि जो लोग उनसे जूनियर होने चाहिए वो उनसे सीनियर बन गए हैं। एयर वॉरियर्स होते क्या पहले आप ये एयर थोड़ा सा वॉरियर्स clear- मतलब कि जो एयरफोर्स में जो ऑफिसर्स नहीं हैं, हाँ, वो लोग, ठीक है। अच्छा, तो एक जो आप केस की बात कर रहे हैं, शायद एक तो इंक्रीमेंट वाला इशू हो गया, एक ये प्रमोशन वाला, क्योंकि प्रमोशन किसी लोगों को ठीक से प्रमोशन नहीं मिल रहा है एयरफोर्स में, उनके भी हम केसेस फाइल कर रहे हैं एंड वी आर होपिंग टू विन दोज केसेस। ओके, एक एयरफोर्स में कॉर्पोरल थे, उनकी बेटी थी जयश्री, वो केस काफ़ी पॉपुलर हुआ, हमने उनके लिए सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया। ऑब्वियसली वी डिड नॉट चार्ज एनी मनी फ्रॉम देम बिकॉज वी डोंट चार्ज मनी इन दिस काइंड ऑफ केसेस। इसमें काफ़ी मतलब हाई डिमांड थी लाइक डॉक्टर्स की तरफ से इसमें कुछ। हाँ, तो उसमें वो बच्ची को लगना था ज़ोलजेस्मा जीन थेरेपी, अच्छा, जिसकी इंडियन करेंसी में कीमत थी 14 करोड़ रुपए। ओके, नोवार्टिस कंपनी से था वो, US से। तो अगर, लेकिन कॉन्सेप्ट इज दिस
कि अगर आपने वो क्राउड फंडिंग से आप पैसा कलेक्ट कर रहे हैं तो आपको 9 करोड़ में वो कंपनी डिस्काउंटेड रेट पे आपको वो दे रही है, ठीक है। तो उन्होंने, उनके फादर ने बहुत मेहनत करके वो बहुत उन्होंने मेहनत करी, हैट्स ऑफ टू हिज एफर्ट्स एंड हिज यू नो हिज करेज एंड रेजिलियंस, कि उन्होंने वो 9 करोड़ रुपए क्राउड फंडिंग से जमा कर पाए। इसमें बहुत लोगों ने अपने योगदान दिए इन मॉनेटरी टर्म्स एंड इन अदर वेज, मॉरल करेज लोगों ने प्रोवाइड किया। हमने इसमें सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया जिसमें हमने कोई चार्ज नहीं किया, बिकॉज हम ऐसे केस में चार्ज नहीं करते हैं। वी वांट टू हेल्प ऑल फौजीज। ओके। सुप्रीम कोर्ट से भी हमें अच्छा उसमें डिसीजन मिला। इसमें मज़े की बात यह है कि एक ये जो समय रैना कमेडियन है जो कि आजकल काफ़ी कंट्रोवर्सी में है, ही हैड मेड अ वेरी इलॉजिकल एंड आउटरेजियस वीडियो जिसमें वो ऑडियंस इज लाफिंग ऑल्सो सरप्राइजिंगली हाउ इनसेंसिटिव पीपल कैन बी। वो ये कह रहे हैं कि एक बच्ची है 2 साल की, सॉरी 2 महीने की बच्ची है, बच्चा आई डोंट रिमेंबर, मैं ज़्यादा देखता नहीं हूँ ये सब। तो 2 महीने का वो बच्चा है, उसको 16 करोड़ रुपए का उसका ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है। और वो हंस के कह रहा है, मतलब ही सेइंग इट इन अ सटायरिकल मैनर विच इज़ वेरी स्टूपिड। वही कह रहा है कि कोई अगर आपने 16 करोड़ का उसका मतलब अगर मेरे अकाउंट में 16 करोड़ रुपए होंगे तो मैं क्यों उस बच्चे पे वेस्ट करूंगी अगर मैं उसकी मदर हूँ। हाँ। क्योंकि वो बच्चा पता नहीं फिर भी बच पाया ना बच पाए। Right. अरे 16 करोड़ नहीं, आपका कोई बच्चा है क्या? आई डोंट थिंक ही इज़ मैरिड। No. इफ़ यू हैव अ चाइल्ड, मेरे ख्याल से अगर जो भी पेरेंट अफोर्ड कर सकते हैं, किसी भी पेरेंट के अगर अकाउंट में 16 करोड़ रुपए होंगे, अगर वो मतलब इफ़ ही इज़ वर्थ his salt as a human being, he will easily give 16 crore, not just 16 crore, he will give 16,000 crores also. राइट। ठीक है, मतलब एक बच्ची की जान की ज़्यादा कीमत है, या आपके लिए 16 करोड़ रुपए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? आई थिंक इट shows a lot about your mentality and what is more important for you in life. Just because you are in the public limelight does not mean that you can pass any kind of insensitive remarks. तो खैर हमने उस बच्ची के लिए ये किया and we are hoping that the child will have a normal life. मनी से बहुत ज़्यादा बड़ा है ह्यूमन लाइफ, ठीक है। देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन यू नो, और आप उस पैसे का करोगे क्या? अगर आपके पास इतना पैसा, पहली बात तो शायद 16 करोड़ रुपए किसी के पास होगा नहीं अपने अकाउंट में, वो क्राउड फंडिंग से आएगा। अगर वो पैसा क्राउड फंडिंग से आया, देन यू आर बाउंड मॉरली एंड लीगली टू स्पेंड इट ऑन दैट चाइल्ड ओनली। राइट। जैसे कि इन जो कॉर्पोरल ने, इन एयर वॉरियर ने जो 9 करोड़ रुपए कलेक्ट किए अपनी बेटी जयश्री के लिए, अगर ये 9 करोड़ का उसका इंजेक्शन ना लगा के अपनी जेब में रख लें, पहली बात तो वो रखना ही मुश्किल है क्योंकि वो फंड कहीं और जाता है। बिल्कुल। वो एक और संस्था है इम्पैक्ट गुरु, उसके अकाउंट में जाता है, वो मिसअप्रोप्रिएट कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। अगर किसी तरीके से उन्होंने कर भी लिया तो उन पर 1000 केसेस फाइल होंगे, कोर्ट केस, और सुप्रीम कोर्ट विल गिव हिम अ रॉकेट। You cannot do that. But even if you have amassed that money in whatever manner, if you're not spending it on your child, what will you do with that money? I don't know, maybe you want to go to abroad and have fun over there. I don't know. That is stupid, and you have to, human life is obviously far more important than this. But yes, I'm being approached by other Fauji's also. I just got a call 10-15 days back from someone in, I think, South India, Madurai, I think. वो कह रहे थे कि मेरी उनका बेटे का कुछ ऐसा इशू है, so he's asking me for helping him in doing crowdfunding. बट हम तो ये कोशिश करते हैं कि जो भी हमें सोल्जर्स या आर्म फोर्सेस पर्सनल अप्रोच करें, वी शुड ट्राई टू हेल्प देम टू द बेस्ट पॉसिबल एबिलिटी। सो अभी आप ने रिटायरमेंट ले ली जी, रिटायर हो गए, नॉर्मल ऑफिशियली रिटायर हुए, उसके बाद से आपने बहुत सारे मुद्दे उठाए ऐसे जो आप देख रहे थे अपने जॉब के टाइम पे, देख रहे थे कि ये सारे इश्यूज़ हैं। तो आपने उस टाइम पे ये सारी चीज़ें क्यों नहीं उठाई? क्योंकि आप उस टाइम पे भी लीगली उसमें थे, तो आपको उस टाइम पे भी अपॉर्चुनिटी मिली होगी जहाँ पे आप इन सब चीज़ों के बारे में बात कर सकते थे। बट आफ्टर रिटायरमेंट मतलब वो चीज़ समझ में नहीं आई मुझे। नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती किसी भी सर्विंग पर्सन को। और क्या आप ये चाहते हैं कि जो कोई सर्विंग पर्सन है, यू टेल मी, यू वांट मी टू बी एट द बॉर्डर एंड डिफेंड द नेशन, और यू वांट मी टू बी क्राइंग अबाउट माई पर्सनल इशूज़? प्लीज टेल मी, व्हाट डू यू वांट एज अ सिटीजन? बट ये पर्सनल से ज़्यादा हो गया पूरे आपके कम्युनिटी के लिए। नो, इट इज़ वेरी मच पर्सनल ऑल्सो। आई एम ऑल्सो अफेक्टेड बाय इट। नो, अगर मुझे एनपीएस नहीं मिल रहा, मेरा भी 20 लाख रुपए डूब रहा है। इट इज़ वेरी मच पर्सनल फॉर मी, एंड इट इज़ ऑन अ लार्ज स्केल ऑल्सो। राइट। तो क्या मेरा ही सवाल है इस देश के 140 करोड़ की जनता से, क्या आप ये चाहते हैं कि जो बंदे आपके फ़ौजी हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, पुलिस फोर्सेस में हैं, या डॉक्टर्स हैं, जो भी हैं, जो प्रोफेशनल हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उनको अगर अपनी ड्यूटी के दौरान किसी चीज़ का ग्रीवेंस है, तो वो उन्हें क्या अपने ग्रीवेंस पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए या अपनी ड्यूटी पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए? यू टेल मी दिस। आई एम सर्विंग इन राष्ट्रीय राइफल्स, आई एम सर्विंग इन कश्मीर, आई एम कॉन्शियस that there is something wrong which is happening against me.
लेकिन मैं उस समय वो मुद्दा नहीं उठा रहा हूँ क्योंकि मैं उस समय अपनी ड्यूटी पे कॉन्सेंट्रेट करना चाह रहा हूँ। मैं यही बात आपको कह रहा हूँ बार बार, फौजी लोग हमारे इतने बढ़िया हैं, वो पर्सनल सफरिंग झेल करके भी ड्यूटी करने को प्रेफरेंस देते हैं। और काफ़ी हद तक ये होता है कि उन्हें ये इश्यूज़ पता नहीं होते। मुझे भी काफ़ी इश्यूज़ नहीं पता थे या काफ़ी गहराई से नहीं पता थे। और एक और बात, अगर मैंने वो उस समय मैं वो उस इशू को कैसे रेज कर सकता हूँ? आप ये बताइए, जो एक सर्विंग पर्सन है, अभी हम बात कर रहे थे कि जो सर्विंग पर्सन है वो पॉडकास्ट में तो आ नहीं सकता। मान लीजिए मैंने एक लेटर लिखा अपने कमांडिंग ऑफिसर को कि सर मुझे क्यों नहीं एनपीएस मिल रहा है बाकी सारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स की तरह। ऐसे सैकड़ों शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स ने लेटर्स लिखे हैं अपने अपने कमांडिंग ऑफिसर्स को, कंप्लेंट्स डाली है, लेकिन वो बात आपको पता ही नहीं चलती। इसलिए आप सोचते हैं कि उन्होंने ये इशू पहले क्यों नहीं उठाया। आपको क्या पता मैंने नहीं उठाया? मैंने तो कई आरटीआई फाइल करी थी सर्विस के दौरान। आई यूज्ड टू बी नोन एज आरटीआई चैंपियन। ओके, मैंने कम से कम 10-15 आरटीआई एप्लीकेशंस फाइल करी थी सर्विस के दौरान। यस, बिकॉज दैट इज ऑल आई कैन डू while being in service. I had filed RTI applications, I had filed statutory complaints, लेकिन वो कितने लोगों को पता चलती हैं? 4-5 लोग, 10 लोग जो सर्विस जो उसी ऑर्गेनाइजेशन में है। दे आर नॉट नोन टू द पब्लिक एट लार्ज। तो अब जो हमारे जो वीडियो देखते हैं, जो बच्चे जो बहुत इनोसेंट होते हैं, जो शायद डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं, वो कह रहे हैं सर आप ये इशू पहले क्यों नहीं उठाते? अरे पहले मैंने उठाया, तुम्हें क्या पता कि मैंने उठाया नहीं उठाया? तुमने मेरी कोई वीडियो, पहली बात तो मैं उस टाइम पे वीडियो बना नहीं सकता। फर्स्टली तो मुझे बनानी ही नहीं चाहिए, बनाऊंगा तो कोर्ट मार्शल का मैं हकदार हूँ, ठीक है? और मुझे बनानी चाहिए नहीं। और मैंने अगर कुछ उस समय लेटर वगैरह लिखा, आपको क्या पता मैंने लिखा नहीं लिखा? दैट इज़ हाउ इट इज़। सो जैसे आपने बताया कि आप जब जॉब में होते हो डिफेंस में, तो आपके पास बहुत फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। आप हर जगह जाके वीडियोस अपनी अपलोड नहीं कर सकते, आपके पास इंस्टाग्राम नहीं होता है कि इस पर रील बना के डालो। उस टाइम पे आपका फोकस था कंट्री को सर्व करना, देश के लिए कुछ करना, और आप उस पर फोकस कर रहे थे रादर देन कि आप अपना पर्सनल जो इश्यूज हैं, जो पर्सनल आपके मुद्दे हैं, उस पर फोकस करो। वो बात अलग हो गई, बीत गई। अभी आप वर्किंग विद सुप्रीम कोर्ट, जो हमारे देश का सबसे बड़ा कोर्ट है, उसके साथ काम कर रहे हो। सो अब तो आपके पास पूरा राइट है, आपको पूरी जानकारी है, आपके पास अच्छा नेटवर्क भी हो चुका है। सो अभी आप क्या कर रहे हो उसके लिए? अभी भी मैं तब भी देश सेवा कर रहा था, मैं आज भी देश सेवा कर रहा हूँ। इसके लिए लीगल एस्पेक्ट से अगर देखें तो आपने क्या क्या अभी तक हमने इस मुद्दे के लिए किया? वो एनपीएस के लिए हमने केस फाइल किया। ओके। डिसेबिलिटी पेंशन के लिए हम केस फाइल कर रहे हैं, जो हमारे फौजी बंदे होते हैं। मैं ये काम अब भी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा देश प्रेम कोई कम नहीं हो गया आर्मी से आने के बाद। बिकॉज आई वॉन्ट दैट जो भी फौजी बंदा है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, पुलिस फोर्सेस में जो भी सर्व कर रहे हैं, जो भी हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, वो स्ट्रेस फ्री रह के नौकरी कर पाएँ जितना हो सके, जिससे कि हमारी फ़ौज जो है वो और अच्छी हो पाए, और इम्प्रूव हो पाए, और रोबस्ट हो पाए। हर एक बंदा जब जितनी हद तक स्ट्रेस फ्री हो सकता है, अगर वो हो पाएगा, वो और अच्छी सेवाएं कर पाएगा। और अब मेरे पास प्लेटफॉर्म भी है। आई एम एम्पावर्ड इन सम मैनर, बीइंग अ सुप्रीम कोर्ट लॉयर, बीइंग अ हाई कोर्ट लॉयर, बीइंग एन एएफटी लॉयर, टू represent these individuals in these cases in all these courts. So it is continuing in my love for the nation. अगर आप ये कहें कि इससे क्या आप बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं, आई एम नॉट श्योर। हो सकता है आ जाए, हो सकता है ना आए। हम तो अपने आप को उस गिलहरी के बराबर समझते हैं। राम जी की वो स्टोरी है रामायण में, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, कि वो जब शायद सेतु बना रहे होते थे लंका पे जाने के लिए, तो बड़े बड़े जो वो वानर सेना है वो बड़े बड़े पत्थर फेंक रहे हैं, जो पत्थर तैर जाते हैं। एक गिलहरी का भी लेकिन वो गिलहरी वो पता नहीं छोटा सा शायद तिनका लेके जा रही होती है। हम शायद उतना ही कर पाएँ, बट आई वॉन्ट टू डू माई पार्ट। एंड एवरी फौजी रिटायर्ड, देखिए सर्विंग वाले तो सब देश की सेवा कर ही रहे हैं। जो सिविलियंस हैं, अभी सिविलियंस की ड्यूटी है कि हम लोग फौजियों के लिए कुछ करें। राइट। जब से हम आज़ाद हुए 75 साल से 76 साल, वट एवर इट इज, 77 ईयर्स, तब से आर्मी ने, उससे पहले भी आर्मी ने, नेवी, एयरफोर्स ने हमारी बहुत सेवा करी। हम उसकी वजह से सुरक्षित बैठे हैं। इसलिए हम आपके इतने बढ़िया आलिशान पॉडकास्ट रूम में, पॉडकास्ट सेटअप में बैठे हुए हैं, और हम आराम से अपने घर में चैन की नींद सोते हैं। सर्दी गर्मी, आंधी, बारिश, तूफान में हम आराम से रहते हैं। राइट। Any kind of political scenario, any kind of war-like scenario, we don't really see affecting us in our homes because of these forces. So it is time for us to repay them. हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनकी लाइफ को कंफर्टेबल बनाएं। और yes, जो रिटायर्ड फौजीज़ हैं, अगर उनके पास टाइम है, अगर उनके पास अपॉर्चुनिटी है, स्कोप है, प्लेटफॉर्म है, तो उन्हें डेफिनेटली ऐसे ऐसे इशूज़ को एड्रेस करना चाहिए, जिससे कि हमारी जो आर्मी है वो और अच्छी बन पाए। क्योंकि see, there are cases of suicides happening in the army because of a lot of stress. There are cases of divorce happening in the army because of a lot of stress. उन बंदों को नौकरी का इतना स्ट्रेस,
क्योंकि वो नौकरी में स्ट्रेस होना लाजमी है, ये नौकरी है इस तरीके की, ये कोई ऐश काटने के लिए तो नौकरी है नहीं, बिल्कुल। ये एक लाइफस्टाइल है, ये एक पैशन है, बट इट इज़ नॉट फॉर फन। ओके, प्लस अगर घर पे भी स्ट्रेस है तो ये हम कोशिश करते हैं, देखो घर वाले स्ट्रेस में मैं कुछ नहीं कर सकता, वो उसके पर्सनल अगर मैटर्स हैं, वो उसके लिए मैं कोर्ट में उसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। लेकिन जो जैसे मान लीजिए एक शॉर्ट सर्विस ऑफिसर है, उसको इस बात का स्ट्रेस हो रखा है, मुझे तो एनपीएस नहीं मिल रहा, मेरा दोस्त है वो एनटीपीसी में नौकरी कर रहा है, उसको महीने के 20,000 रुपये मेरे ज़्यादा मिल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एनपीएस। अगर वो बंदा इस स्ट्रेस में नौकरी कर रहा है तो वो उतने अच्छे से, उतनी डेडिकेशन से वो नौकरी नहीं कर पाएगा एज एन आर्मी ऑफिसर। आई वॉन्ट टू टेक अवे दैट स्ट्रेस फ्रॉम हिम, बट येस आई विल बी ऑनेस्ट, मेरा इस इशू पे बहुत बड़ा पर्सनल स्टेक है, क्योंकि मेरे लिए वो 15 लाख 20 लाख रुपए बहुत मायने रखता है। मैं कोई करोड़पति नहीं हूँ, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने के बाद भी मैं कोई करोड़पति अरबपति नहीं हूँ, ठीक है। और मुझे लगता है वो मेरी हक की, मेरी मेहनत की कमाई है। बाकी सारे जो इशूज़ हैं, डिसेबिलिटी पेंशन वगैरह, हाँ वो आई एम डूइंग इट बिकॉज आई वांट टू रीच आउट टू देम एंड ऑब्वियसली बिकॉज इट इज़ माई प्रोफेशन। कोई मेरे को रीच आउट करेगा, ऑब्वियसली आई विल डू इट फॉर देम। सो हम ऑलमोस्ट अपने पॉडकास्ट के एंड पे आ चुके हैं। सो एक लास्ट क्वेश्चन था, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जैसे आप बहुत सारे ऑफिसर्स की बात करते हो, हायर रैंक्स वालों की ज़्यादा बात करते हो, आप जवान्स की बात नहीं करते हो, उनके जो उनका जो हक है उसके बारे में बात नहीं करते हो। तो बहुत सारे लोगों को इसकी भी शिकायत है। जैसे मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा था आपके, तो अक्सर लोग बातें कहते हैं कि सर जवान्स के बारे में नहीं बात करते। क्या मुझे उस चीज़ के बारे में बात करना चाहिए जिसकी मुझे ज़्यादा नॉलेज है, या उस चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए जिसकी मुझे उतनी अच्छी नॉलेज नहीं है? आप बताइए मुझे। लेट अस से यू आर अ मैथ्स प्रोफेसर, शुड यू बी टीचिंग मैथ्स और शुड यू बी टीचिंग फिजिक्स? आप फिजिक्स का थोड़ा बहुत बात कर सकते हैं, लेकिन आपको मैथ्स की जो गहराइयाँ पता होंगी वो आपको फिजिक्स की नहीं पता होंगी, आपको थोड़ा बहुत पता होगा। बिल्कुल। मैं जवानों के बारे में जितना मैंने देखा है, जितना मुझे पता है, वो मैं उतनी बातें डेफिनेटली करता हूँ। लेकिन जो मैं जो कन्विक्शन से मैं ऑफिसर्स के बारे में, आई हैव बीन एन ऑफिसर, मैंने वो लाइफ देखी है, मैंने वो लाइफ जी है, मुझे उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी कंफर्ट्स, उनके कन्वीनियंसेस ज़्यादा बेहतर तरीके से पता है, ठीक है। वो मैंने वो स्ट्रगल्स फेस किए हैं, वो चैलेंजेस फेस किए हैं। जवानों के भी मुझे काफ़ी इशूज़ पता है, मैं वो भी रेस करता हूँ। मैं कहता हूँ कि अग्निवीर स्कीम इज़ रॉन्ग, मेरे हिसाब से अग्निपथ स्कीम, उनके खिलाफ उनको राइट टू मैरी नहीं है, दैट इज़ रॉन्ग। उनकी सैलरी अग्निपथ स्कीम में कम है 21,000 रुपये, दैट इज़ रॉन्ग। उनको केवल 30 दिन की छुट्टी लागू है, जो कि नॉर्मली जवानों को 90 दिन की छुट्टी लागू होती थी, दैट इज़ रॉन्ग। मैं कहता हूँ कि उनकी देयर आर सो मेनी थिंग्स विच शुड बी इम्प्रूव्ड फॉर देम। उनको एज अ बहुत सारे ड्यूटीज़ में उनको शायद एम्प्लॉय नहीं करना चाहिए, उनके या तो टैक्स फ्री होना चाहिए उनकी जॉब, या उनको जितना हो सके हॉलीडेज़ में एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। जितना मैंने देखा मैं उतनी बातें करता हूँ। प्लस हमारे पास रोज़ फ़ोन आते हैं, अगर कोई जवान अपने इश्यूज़ बताते हैं, जैसे कि मैंने ये जो एयरफोर्स के जो बिलो ऑफिसर रैंक लोग हैं, मैंने इनका इशू जब मुझे पता चला कि इनके इंक्रीमेंट का इशू है, इनके प्रमोशन का इशू है, आई रीच आउट टू देम, आई फाइल्ड कोर्ट केसेस फॉर देम। वो जैशवी का केस हमारे पास आया, वी डिड वट एवर वी कुड डू फॉर देम। हमने बहुत मेहनत करके उनका सुप्रीम कोर्ट में केस ड्राफ्ट किया, केस फाइल किया है। सो वट एवर is coming to my knowledge, whoever is reaching out to me, I am trying to do it for them. There are 2 जवान्स, उनका इंटॉक्सिकेशन का केस था, we are helping them out. कितने जवानों के हम डिस्चार्ज के केसेस कर रहे हैं। तो जो बात अब, लेकिन उनका केस फाइल करना एक अलग चीज़ होती है, उसको सोशल मीडिया में बोलना एक अलग बात होती है। जो बात जितनी गहराई से पता है, जितने कन्विक्शन, जितने कॉन्फिडेंस से पता है, वही बारे में तो बात करेंगे ना। बिल्कुल। सो यही था आज का पॉडकास्ट। थैंक्स अ लॉट। सो ये था आज का पॉडकास्ट। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। प्लस कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सर की जो भी सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, इनका यूट्यूब चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक, वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप फॉलो कर सकते हो। साथ ही में अगला जो हमारा पॉडकास्ट आएगा वो किस टॉपिक पे होना चाहिए, वो भी आप कमेंट में हमें बता सकते हो। सो हम उस टॉपिक पे पर्टिकुलर जिस पे सबसे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उस पे हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ पॉडकास्ट। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।